ठीक है, हो रहा है स्टार्ट। तो देखो माइक, डायनेमिक माइक की पहले बात करूँगा, कंडेंसर वगैरह का बाद में बता दूंगा। उसमें जनरली कुछ नहीं है, बस वही 48 वोल्ट का जो फैंटम पावर है वो देना होगा। ठीक है, ठीक है। तो माइक कैसे लगाना है, अब एक प्रोजेक्ट बनाओ पहले। ठीक है, उसमें एक ऑडियो ट्रैक ऐड करा, सिंपली मोनो करेंगे, स्टीरियो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्टीरियो माइकिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोनो एक ट्रैक ऐड करेंगे हम। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ से रिकॉर्ड इनेबल करना है। ये जो है दिख रहा है, इसको रिकॉर्ड इनेबल करना है। इसका शॉर्टकट की है आर। ओके। ठीक है, आर के थ्रू आप इसको इनेबल कर सकते हो। इनेबल किया, उसके बाद इस साइड में नीचे यहाँ पे लेफ़्ट साइड में यहाँ पे स्टीरियो इन करके एक ऑप्शन है, दिख रहा है, लेफ़्ट स्टीरियो इन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो बस। नो बस का मतलब कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है ना। और दूसरा आ रहा है नीचे स्टीरियो इन। स्टीरियो इन में जाएंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक लेफ़्ट है एक राइट है। तो ये बेसिकली क्या है, हम अभी जैसे मान लो लेफ़्ट है, ये बेसिकली क्या है, ये हम इसको बता रहे हैं कि जो स्टीरियो इन यानी कि सिग्नल स्टीरियो इन ऑब्वियसली लेफ्ट एंड राइट दो सिग्नल दे रहा है ना। तो उसमें से एक सिग्नल से आपको एक साइड से सिग्नल लेना है जो कि लेफ्ट है। ठीक है, अब ये लेफ्ट जो हमने माइक लगाया है वो लेफ्ट में है, लेफ्ट सिग्नल में है या नहीं, वो कैसे डिसाइड होगा, वो आप F4 में जाओगे। ठीक है, देख लो, F4 में गए तो यहाँ पे ऑप्शंस है कुछ कुछ, इनपुट्स, आउटपुट्स, ग्रुप, एक्सटर्नल एफेक्ट्स, एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, स्टूडियो वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनपुट्स की। ठीक है, तो इनपुट्स में यहाँ पे क्या है, बस नेम है, स्टीरियो इन, स्पीकर्स, स्टीरियो, ऑडियो डिवाइस 8 प्री एंड डिवाइस पोर्ट, माइक, इंस्ट्रूमेंट 3 2, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लिखा है। अब या तो आप यहाँ से एक डायरेक्ट एड बस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके मोनो या अपने आप स्टीरियो या अब जो भी आप बस चाहो वो ले सकते हो। हम हमारे केस में हमें मोनो सिग्नल लेना है तो मोनो भी ले सकते हैं। ठीक है, एक मैंने बस ऐड कर दी मोनो इन, यानी कि पहले एक बस थी स्टीरियो इन, अब एक और बस ऐड हो गई है मोनो इन। ठीक है, और यहाँ पे ये डिवाइस पोर्ट पूछ रहा है, यानी कि कौन से हमारे पास जो 8 इनपुट्स हैं इसमें से कौन से इनपुट से सिग्नल लेना है, ये पूछ रहा है ये। तो इस केस में हमने कौन से में लगाया, हमें ये देखना है, 3 में लगाया है। तो हमें सिंपली कहाँ जाना है, राइट साइड में ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऑप्टिकल 1, 8 ऑप्टिकल 2। ठीक है, 8 क्या होता है बता दूंगा अभी। ठीक है, 1 2 3 ऑप्शन आ गए। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका जिसमें भी आपने लगा रखा है जिस भी इनपुट में, उसको जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, मोटू माइक 3। ठीक है, यानी कि थर्ड इनपुट से इनपुट लेना है, हमने इसको मोनो इन बस को बता दिया है। अब हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करना है। अब देखो पहले यहाँ पे सिर्फ एक बस आ रही थी स्टीरियो इन, अब एक और आ गई है मोनो इन, सिंपली यहाँ जाके मोनो इन कर देना है। ठीक है, एंड इसकी रिकॉर्डिंग हम ऑन करेंगे तो सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक लंबा सा प्रोसेस बताया, और सिंपली अगर हम इसको हटा भी दें तो हम डायरेक्टली, हमें एक बस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एक ही माइक डाल रहे हैं तो। जैसे कि हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लेफ़्ट है, यहाँ पे राइट है, या तो लेफ़्ट में जाके सिंपली एक यहाँ पे जाओ, कोई भी एक जहाँ पे भी माइक है आपने, जैसे अब मान लो ये 1 पे सेलेक्ट है, ऐसे 1 और 2 है। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आपको सिंपली 3 कर देना है। ठीक है, वही सिंपली एक ट्रैक ऐड किया मोनो, यहाँ पे जाके स्टीरियो इन में जाना है और सीधे इसको लेफ़्ट असाइन कर देना है, तो भी ये रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड इनेबल करते ये रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ यहाँ पे, अब मैं चाहूँ इसको राइट करना, तो राइट में जाके मेरे को क्या करना है, सिंपली 3 सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, रिकॉर्ड ऑन करना है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ पे स्टीरियो इन में लेफ़्ट सेलेक्टेड है, यानी कि वो सिग्नल ले रहा है 1 से, फर्स्ट इनपुट से वो सिग्नल ले रहा है, लेकिन उस फर्स्ट इनपुट में कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा है। तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि राइट को कि हमें लेफ़्ट से नहीं देना, हमें राइट से देना है, क्योंकि हमने इनपुट 3 राइट में दे रखा है। बट रिकॉर्ड मोनो ही होगा ना। हाँ, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है, स्टीरियो इन जाना है, लेफ्ट की जगह इसको क्या कर देना, राइट। तो अब ये राइट हो गया है। एक मिनट, अभी आप करोगे तो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, हाँ। कोई डाउट। अब ये जो लेवल्स हैं, अब वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली माइक्स पे और डिस्टेंस पे, कि कितने डिस्टेंस से बंदा बोल रहा है, इंटेंसिटी पे कितना लाउड बोल रहा है या कितना सॉफ्ट बोल रहा है, और हमारे
लेवल्स पे। अब लेवल्स आपको उसी के बढ़ाने हैं जिसका आप क्या कर रहे हो, जिस ऑब्वियसली जिस इनपुट में आपने माइक लगाया है। हाँ। अगर 3 में लगा के 1 का बढ़ाओगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 3 में लगाया है तो आपको 3 के लेवल्स बढ़ाने। अब डायनेमिक माइक का ऑब्वियसली ज़्यादा लेवल्स बढ़ाने होंगे, क्यों? क्योंकि वो लो सेंसिटिव माइक्रोफोन्स होते हैं, और जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स हैं वो कंपेरेटिवली कम लेवल्स में काफ़ी बूस्ट सिग्नल देता है, क्योंकि हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन्स है, ठीक है। और उस केस में अगर अब सिंपली अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, हमें मान लो हमें कोई दूसरा माइक लगा रहे हैं, रोड NT2 लगा रहे हैं जो कि कंडेंसर माइक है, तो हमें सेम प्रोसेस बनाना है, सेम प्रोसेस के थ्रू वो माइक लगेगा, लेकिन बस हमें क्या करना है, इसका फैंटम पावर ऑन कर देना 48 वोल्ट, ठीक है। जैसे हम उसको ऑन करेंगे, माइक लगाना है सिंपली, फिर ऑन करना है, ऑन करके माइक नहीं लगाना है। माइक लगाया आपने, उसको ऑन किया, फिर आपके सिग्नल्स माइक के थ्रू आने लगेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो विंडो आ रही है ये आपकी F4 से आएगी, ठीक है। इसके अंदर जाके आप चाहो तो ऐड बस कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मेरे को 4 माइक एक साथ रिकॉर्ड करने हैं। अब इस केस में मैं क्या करूँगा, मेरे को 4 माइक एक साथ रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि एक माइक 1 में है, एक में 2 में है, एक 3 में, एक 4 में है। तो मेरे को एक टाइम पे 4 माइक रिकॉर्ड करने हैं 4 ट्रैक्स पे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं 4 ट्रैक ऐड करूँगा, ऑडियो ट्रैक, है ना। तो यानी कि एक ऑलरेडी ऐड है तो मैं 3 ऐड करूँगा, ठीक है। 3 मैंने सबसे पहले मैं ऑडियो ट्रैक ऐड करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, तीनों को मेरे को अगर एक साथ रिकॉर्ड करना है तो मैं तीनों के रिकॉर्ड इनेबल करूँगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, F4 दबाऊँगा, F4 से ये विंडो आएगी। अब मेरे को यहाँ पे ऐड बस करना होगा, ठीक है। ऐड बस करके मान लो मेरे को 4 रिकॉर्ड करने हैं, तो चाहो तो आप 2 बस, ऑब्वियसली एक तो, और एक स्टीरियो बस तो है, तो हम एक तो यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं 1 और 2, ठीक है। और हमें लेकिन 2 बस तो चाहिए, तो या तो हम एक स्टीरियो एक और ऐड कर लें, या फिर मोनो के 2 ऐड कर लें, ठीक है। बात एक ही है, हमने 2 मोनो कर लिए, मोनो इन 2। अब इसको हमने देखो यहाँ पे ऑलरेडी 3 और 4 आ चुका है, ठीक है। अब सिंपली जाके यहाँ लेफ्ट में जाके इसको सबसे पहले एक सिग्नल दो फर्स्ट ट्रैक में, यानी कि हम किससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट इनपुट से। पहले ट्रैक के अंदर हम फर्स्ट इनपुट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकंड में हम सेकंड से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड कहाँ है, राइट में, ठीक है। तो राइट, एंड देन थर्ड ट्रैक में हम कर रहे हैं थर्ड इनपुट से, तो हमें जाना है मोनो इन सेलेक्ट करना है, क्योंकि थर्ड जो है वो मोनो इन में है, ठीक है। उसके बाद 4 में जाके क्या करना है, मोनो इन 2 कर देना है, क्योंकि 4 मोनो इन 2 में है। तो अब हम एक साथ इसको रिकॉर्ड करेंगे तो एक साथ रिकॉर्ड होगा। अभी सिग्नल सिर्फ एक ही में आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही माइक लगा है 3 में, जो कि हमारे 3 से सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। और ये एक शॉर्टकट की है और है रिकॉर्ड करने का, स्टार। यहाँ से आप स्टार दबाओगे तो ये यहाँ से आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और रिकॉर्ड इनेबल का आ रहा है, क्लियर है। अभी सिग्नल सिर्फ एक ही में आ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही माइक लगा है। इसका बैक स्पेस खराब हो गया, चल रहा है कभी, चल रहा है कभी नहीं। अच्छा सर, यानी कि जब ठीक है, क्लियर है। कोरस रिकॉर्ड करेंगे तो कोरस में तो सर 50 लोग या 20-25 भी होते हैं, तो 20-25 ट्रैक ऐड करो, और 20-25 माइक। 20-25 माइक होने चाहिए, उसके लिए आपके पास इनपुट्स होने चाहिए 20-25। बॉलीवुड में होता होगा फिर तो। हाँ ऑब्वियसली, कोरस 20-25 थोड़ी करते हैं, इतनी नीड नहीं होती है। जैसे ग्रुप सिंगिंग तो दिखती है ना, वो फीमेल के वोकल्स, वो रिपीट्स होते हैं, ट्रैक DT होता है, आप ही की आवाज़ 8 बार रिकॉर्ड हो जाएगी। अच्छा, फिर उसको वो लेरिंग होती हल्का है, सा हाँ। हटा के, जैसे हम 4 हैं, है ना, हाँ, तो हम 4, मैं अपना 3-4 बार रिकॉर्ड कर लिया, आपका 4 बार रिकॉर्ड कर लिया, इसका 4 बार रिकॉर्ड कर लिया, तो 4x4 कर दो, जितने हो गए उतने ट्रैक तो ऐसे ही हो गए। आपने वो गाना सुना मांझा करके जो आया था 6 महीने पहले? किसका उसमें मांझा? वो जो कौन सा मांझा? यही जो, विशाल मिश्रा का? हाँ, नाम सुना है, गाना नहीं सुना। अच्छा, नहीं उसमें एक्चुअली बहुत दिनों बाद मुझे वो 90s का कोरस सुनने को मिला। अच्छा, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। कोरस में होता है, मतलब आप हाँ, ऑब्वियसली जितने ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा अलग आवाज़ें होंगी उतना ज़्यादा भरा हुआ आएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले तो ऑब्वियसली अगर उनको 8 लेयर्स चाहिए तो 8 सिंगर चाहिए होते थे, हाँ, क्योंकि वो अलग अलग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अभी तो कर सकते हैं अभी कि तो मैं अपनी आवाज़ एक मान लो लोअर ऑक्टेव में गा दूँ, हाँ, एक हायर ऑक्टेव में गा दिया, एक फॉल्स में गा दिया, एक आवाज़ चेंज करके गा दिया, एक थोड़ी बेस में गा दिया, एक थोड़ी सॉफ्ट में गा दिया, एक बिल्कुल विस्परिंग में गा दिया, एक ऐसी तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए। तो 2-4-5 लोग भी बहुत अच्छा एक कोरस क्रिएट कर सकते हैं, और करते हैं। करते इतने हैं। ज़्यादा नीड नहीं होती है कि ये वो चाहिए इतना
बिल्कुल 20-25 लोग इसमें अगर लग गया था तो हो गया काम। फिर तो टाइम ही हाँ लग 20-25 जाएगा। बहुत होते हैं, इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है इतना कुछ। वो अगर कुछ लाइव है तो लाइव में चाहिए होते हैं 4-5 एक साथ, क्योंकि एक साथ सब कुछ करना है। हाँ, तो अगर आप 2 लोग भी हो ना और आप में वैरायटी है आवाज़ में, तो आप हाँ, 2 लोग में बहुत अच्छा कोरस क्रिएट कर सकते हो। किसी किसी में नीड होती है, भरना होता है, नेचुरल हाँ, कोरस का फील देना होता है, तो फील उसमें देना होता है नहीं तो कोरस एक्चुअली अगर उसमें ही बैकिंग है। है, बैकिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर प्रॉपर हाँ, कोरस चल रहा है उसमें आप चाहते हो कि अलग अलग 6-7 आवाज़ें आएँ, 6-7 तो आवाज़ें उसमें आए। ही मैक्सिमम 6-7-8 मतलब 20 कि मेरे सिंगर को भी बुला के हम कोरस क्रिएट कर देंगे। नहीं मतलब ऑब्वियसली एक फीमेल बुला, एक आप गा दो, उसमें थोड़ा सा फिलर आ जाएगा। हम्म, अब कोरस एक से नहीं आएगा, कोरस के लिए एटलीस्ट 2-3 आवाज़ें तो 2-3 चाहिए। आवाज़ें तो चाहिए। एक से क्या आएगा, बैकिंग आ सकती है। हाँ, बैकिंग में आप कुछ फिलर्स डाल दिया, लेयर्स ऐड कर दी, वो कर हारमोनीज आ सकते हो, गई कुछ इस हार्मनीस टाइप कर का। दी, वो सब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोरस, जैसे मान लो भजन है, भजन में कोरस होते हैं, आते ही है आएंगे। ना, तो एक बार एक लीड सिंगर गाता है, देन फिर भजन आते हैं, तुम भी इसी साइड आ जाओ। एक एक बंदा गाता है, फिर एक कोरस चलते हैं, तो कोरस उसमें क्या है, उसमें तो ज़रूरत है हमें ज़रूरत एटलीस्ट होती है। 2-3-4 आवाज़ तो चाहिए, बिल्कुल आराम एटलीस्ट से। 2 तो चाहिए मिनिमम। एक में आप कुछ भी क्रिएट कर लोगे वो बात नहीं आएगी। तो फिर हम EQ, कंप्रेशन, सैचुरेशन उन पे भी लगाएंगे। ऑब्वियसली यार एडिटिंग बहुत लंबा प्रोसेसिंग तो टाइम वही है हो, ये तो। तो क्या एक दिन में सबका करना चाहते हो क्या? नहीं, एक होता है ना कि यार 3 दिन में गाना तैयार हो गया, प्रोड्यूसर को दे दिया, जो सुना है मैंने अभी तक। देखो अकेला बंदा कभी भी 3 दिन में नहीं स्टार्टिंग से करेगा, एंड तक 10 कुछ दिन नहीं कर 10 पाता है। लोग लगे जो होंगे लोग हैं, प्रीतम है, प्रीतम की हाँ, बहुत बड़ी टीम है। बहुत वो बड़ी एक टाइम पे 5-5 गानों में काम करता है, लेकिन प्रीतम नहीं करता है सिर्फ, उसकी 50-60 लोगों की टीम है जो असिस्टेंट्स ग्रुप्स होते हैं, हैं। इधर करते हैं इधर करते हैं, अलग अलग स्टूडियोज़ में, उसके स्टूडियो में, इसके स्टूडियो में। तो वो रिकॉर्डिंग और काम वाम चलता ही रहता है। वो क्या करता है, वो हेड है। हमें वो भी डिस्कस करना था काम का ना, वो भी हाँ, अब एक बार वो आप डिस्कस बताने करेंगे। वाले हाँ, थे मुझे। तो वो बेसिकली हेड है, तो वो सबको क्या करता है, वो उसका नाम है और उसकी डिसीजंस होते हैं कि ये ठीक है ये गलत है, लेकिन काम करता है वो भी कुछ सेलेक्टिव। ऑब्वियसली एक बंदा एक टाइम पे एक ही गाने पे कर पाएगा ना, अब ये तो नहीं कि ये फ़ोन में वो लगा दिए हैं उसने मॉनिटर्स और टेक टेक कर रहा है अलग अलग 5 गानों में, तो ये तो कोई भी नहीं कर सकता है। ये तो इंसान है तो नहीं कर सकता है, हाँ, बाकी एआई वगैरह कर ले बात अलग है, हाँ, हाँ। बट इंसान नहीं कर सकता है। तो ये वाला सीन होता है, तो अलग अलग सीन होता है, अलग अलग रहता है। रिकॉर्डिंग का क्लियर हो गया? हाँ, ये राउटिंग कोई डाउट है? एक बारी बस एक घर बार पे करना जाके। चाहोगे खुद से? अभी करके देख लो एक बार, अभी 2 मिनट मैं लगेगा। सोच रहा था घर पे कर लूंगा आराम से। नहीं घर पे तो कर लोगे, अभी करके दिखाओ एक बार क्या आ रहा हम्म, है। एक नया प्रोजेक्ट बना के ठीक है। फटाफट। कौन सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि कर लेगा? मैं कर लूंगा। तुम ये करके तो दिखाओ। कर ही लेगा, इसका तो सॉफ्टवेयर हाथ सेट है। एक ट्रैक ऐड करना है इसको हटा, इसको 3 से, चलो अभी 3 में रहने दो। मैंने कल क्रिएट करी थी अपने Cubase 8 में बस वगैरह कैसे बनती है। अच्छा अच्छा चला हुआ है क्यों बस? जब चला होता है फिर ये दोबारा डिस्प्ले पे कैसे आता है? ये है तो चल तो रहा नहीं है। चल रहा है अभी, लेकिन डिस्प्ले पे हमें प्रोजेक्ट ऐड करो ना, प्रोजेक्ट नहीं खुला इसीलिए। उधर उधर मतलब इसकी वैसे कोई विंडो नहीं होती जो डिफ़ॉल्ट में खुली रहती है? ऑब्वियसली अगर प्रोजेक्ट खुला होगा तो यहीं से आ जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो वो दिखा देगा, बट हाँ। कोई है ही नहीं, प्रोजेक्ट ही क्लोज कर दिया है मैंने, तो अच्छा। ऑब्वियसली एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे तभी तो विंडो खुलेगी। रिकॉर्डिंग थ्री में लगा हुआ है ना, लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं आ रहा इधर। कर दो, कोई बात नहीं। लेफ्ट में करा था ना मैंने, राइट में करा था, नहीं लेफ्ट में करा। हेलो हेलो जेड दबाओ। हेलो हेलो। अब लेवल्स बहुत कम आ रहे हैं, क्यों? लेवल्स बढ़ाओ, हमें थोड़ा लाउड चाहिए। लेवल तो उधर से बढ़ जाएगा। पड़े ही है वैसे, मैक्सिमम ही है इधर। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अच्छा तेरी तो अब आवाज़ आपको लेवल्स बढ़ाने हैं तो ऑब्वियसली वहाँ से और बढ़ा सकते हो। हाँ एक बार फुल कर दो। नहीं मैंने। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। क्लियर है? तो अब 8-10 भी लगाने होंगे तो लगा लोगे। हाँ जी सर। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ। इनपुट्स हमें बस असाइन करने हैं, और ये बेसिक एक राउटिंग है माइकिंग की। ठीक है। क्लियर है? कर।
ये वाला तुम भी कर लोगे, तुम भी कर लोगे। हाँ कोई डाउट हो करके देख लेना, ठीक है, कोई इशू हो तो। वो तो पूछ ही लेंगे फिर बाद में। ये वाला क्लियर है, हाँ ठीक है। और लेवल्स का जो है देखो वो माइक्स पे डिपेंड करता है एंड माइक के नेचर पे डिपेंड करता है। अभी जैसे बहुत मिनिमम से लेवल आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये डायनेमिक माइक है, और इसके लिए हमें ऑब्वियसली देखो जितना मैं क्लोज जाऊंगा उतना ज़्यादा देखो कितना लाउड हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। इस सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्टेड सिग्नल। अगर मैं इसको सुनाऊं तो बहुत ही अजीब सा साउंड करेगा, ये फटा सा। सुनाऊं, उतना ज़्यादा देखो कितना लाउड हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ये इस साइड देखो यहाँ पे एकदम से डिस्टॉर्शन आ रही है। तो अब क्या हो रहा है, ये आ रही है। तो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ है बताओ। बहुत ज़्यादा पास में जाके नो करे तो पास signal में तो करे। हाँ, तो यानी कि वो जो लेवल्स हैं, अगर हमें इतना क्लोज जाना है तो ऑब्वियसली लेवल्स को उस अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर अभी मैं इतने ही क्लोज कर रहा हूँ तो इसके लेवल्स को कम करो। तो आपको देखो चेक कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप सिंपली क्या करते हो, एक तरीका, आप जो भी सिंगर है मान लो, एक आप पोजीशन जो सेट करते हो, आइडियली इतना पास तो कोई भी नहीं गाएगा है ना, हमें इतना इतना तो जाना है। लेकिन मान लो किसी केस में आपको इतना पास रखना पड़ रहा है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिकॉर्ड स्टार्ट करना है, लेवल्स कर दो। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं उससे ऑब्वियसली बोलूँगा कि आप अपनी जिस भी इंटेंसिटी में परफॉर्मेंस दोगे उस इंटेंसिटी में आप रहो। तो वो उस इंटेंसिटी में गाएगा या बोलेगा जो भी है, एंड आप उसको लेवल उसके अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। जैसे ये बहुत ही मिनिमम है जिसमें हमें प्रॉपर फिलर्स नहीं है, मतलब जो क्वालिटी हमें चाहिए, जो साउंड चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा। इसमें डिस्टॉर्शन आ गई ऑब्वियसली, ये वाला पूरा क्लिप्ड हो गया है। तो हमें एक ऐसा हेल्दी लेवल सेट करना है जो क्या हो, ना ज़्यादा लाउड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो, उसमें बेसिकली एक हेडरूम हो, ठीक है। तो अभी कितना लेवल है दिखाओ, बढ़ाओ। अब मैंने full सबसे पहले तो यार क्लिक किया करो इसको, हाँ प्रेस करो, देखो अभी फुल नहीं, फुल करा हुआ है तुमने। अब देखो ठीक है, अभी क्या है कि अभी भी लाउड है, ठीक है। तो उसको मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ, और जो मेरा यहाँ पर है इसके अगर मैं फेडर को कम करूँगा, देखो हेलो 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 हेलो, तो ये जो फेडर है ये क्या कर रहा है, ये इनपुट का फेडर है एक तरीके से। नहीं देखो अगर मैं इसको कम बिल्कुल जीरो भी कर दूँ लेकिन लेवल्स तो तभी आ रहे हैं ना। हाँ एग्जैक्टली तो ये बेसिकली आउटपुट का है, यानी कि ये इस अब जो ये रिकॉर्डिंग है मैं इसको इससे कम करके या ज़्यादा करके सुन सकता हूँ। ये देखो ये वाला पूरा क्लिप हो गया है, ठीक है। तो हमें ऑब्वियसली इनपुट लेवल्स को कम करना है, इनपुट लेवल्स हमारे पास कहाँ है, वहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें वहाँ से इसको मैनेज करना है। तो अभी हमें एक हेल्दी रिकॉर्डिंग के लिए कितना लेवल रखना है, देखो बहुत ज़्यादा अगर मैं हल्का सा भी एकदम से लाउड हूँगा तो ये पूरा फट रहा है, तो ये बहुत ही बकवास रिकॉर्डिंग है अगर आप इसको रिकॉर्ड करें तो हमें हेल्दी के लिए एक और क्लिक करो, हाँ बस। अब देखो अभी नॉर्मल है, अगर मैं इस इंटेंसिटी में बोल रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल्स आ रहे हैं, ना ज़्यादा सॉफ्ट है यानी कि ना ज़्यादा बहुत कम लेवल्स है, ना ही बहुत ज़्यादा लाउड है। अगर मैं थोड़ा सा लाउड हो भी जाता हूँ तो भी डिस्टॉर्ट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, नीचे चला गया। तो हमें ज़्यादा क्या करना है कि अगर हमें इतना रखना है कि अगर वो बंदा थोड़ा सा लाउड हो भी जाता है तो भी डिस्टॉर्ट नहीं हो। तो अभी जैसे मैं लाउड हो भी रहा हूँ तो हेडरूम है हमारे पास, तो ये डिस्टॉर्टेड नहीं है। अगर इस सिग्नल को सुनेंगे तो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हुआ होगा। ज़्यादा क्या करना है कि अगर ठीक है, इतना रखना है कि अगर वो बंदा थोड़ा सा लाउड हो भी जाता है। अब प्रॉब्लम देखो इस माइक में क्या है, अब इसमें आपको बेस नहीं सुनाई दे रहा होगा, मतलब बहुत ही मिनिमम बेस आ रहा है, इनफैक्ट आ ही नहीं रहे हैं बेस ज़्यादा। क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इस माइक का करेक्टर ऐसा है। क्योंकि ये जो माइक है SM57 और 58 का अगर आप डिफरेंस करोगे ना, जो 58 है एंड 57 है, उसका अगर आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखोगे तो इसमें एक जो लोअर सेक्शन है यानी कि लो फ्रीक्वेंसी, उसमें एक कट है, और जो हमारा SM58 है उसमें कोई कट ऐसा नहीं है। तो उसमें जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो प्रॉपर लो फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, इसमें जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो लो फ्रीक्वेंसी के बिना हो रही है, कंपेरेटिवली उससे कम है लो फ्रीक्वेंसी एक्टिव, ठीक है। तो ये माइक आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या किसी भी ऐसे वोकल्स में जहाँ पे बेस की नीड ना हो या उसकी आवाज़ में बेस ना हो। फॉर एग्जांपल एक फीमेल के लिए अगर आपके पास ऑप्शन है SM58 एंड SM57, आपको चूज़ करना है कि कौन सा माइक आप चूज़ करो, तो आप कहाँ जाओगे 57 पे। क्यों, क्योंकि 57 लो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा एक्टिव नहीं है, एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है कि फीमेल वॉइस में लो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है उतनी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू मेल, ठीक है। लेकिन अगर कोई बेसी आवाज़ है, किसी की आवाज़ आपको बेस रिकॉर्ड करना, मतलब एक
है ना। तो उसमें अगर आप ये लगा दोगे तो क्या होगा, ऑलरेडी आपके पास जो लेवल्स जो रिकॉर्डिंग आ रही है वो उसमें लो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। उसके बाद आप चाहे EQ से बूस्ट कर भी दो तो वो नेचुरल फील तो नहीं आएगा, क्योंकि सोर्स से ही वो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। तो वहाँ पे हमें क्या रिकॉर्ड करना है, SM58। मान लो कोई गिटार रिकॉर्ड करना है शार्प, तो वहाँ पे 57 का यूज़ कर सकते हो। अब कोई बेस फ्लूट रिकॉर्ड करनी है तो वहाँ पे ऑब्वियसली 58 का रिकॉर्ड चूज़ करोगे। अब ये मैं ऑप्शंस चूज़ करने का बता रहा हूँ, ये सिर्फ 57 और 58 की बात हो रही है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ही माइक से रिकॉर्डिंग करनी है, ये मैं बस ऑप्शन दे रहा हूँ कि 57 और 58 के बीच में आप क्या चूज़ करोगे। ठीक है, अगर कोई बहुत मान लो शेकर्स वगैरह रिकॉर्ड करने हैं तो आप 57 पे जा सकते हो, क्योंकि उसमें भी ऑब्वियसली हाँ बेस नहीं है। तो वो साउंड जिसमें लो फ्रीक्वेंसीज नहीं है ज़्यादा, वो उसके लिए 57 बढ़िया है। और जहाँ पे बेस है, जहाँ पे आपको बेस रिकॉर्ड करना है, वहाँ पे आप 58 अगर आपके पास है तो 58 लो। किसी की आवाज़ बेसी है बहुत, बट मुझे उसकी आवाज़ पसंद है, बट उसकी आवाज़ का बेस पसंद हाँ नहीं तो है, आप 57 यूज़ कर मैं सकते हो। यूज़ कर सकता हाँ हूँ, क्योंकि कर EQ सकते में हो। फिर कौन मेहनत करे। हाँ नहीं, ये ऐसे देखो ऑब्वियसली आपको EQ तो तब भी करना पड़ेगा, अच्छा। लेकिन हाँ ऑब्वियसली देखो हर एक माइक का एक टेक्सचर होता है। तो इस माइक से हो सकता है वो जो आपको पसंद नहीं है वो चीज़ नेचुरली ना है, तो अच्छा आप और अच्छे से EQ कर सकते हो। ठीक। ऑल्दो अगर आप रिकॉर्ड कर भी लेते हो 58 से तो भी आप बाद में कट कर सकते हाँ, हो, वो तो है ना। करना है। लेकिन जो माइक का एक फ्लेवर है वो ऐड कर देगा। इसीलिए ये लोग पागल नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्ट करते हैं माइक्स पे, अलग अलग माइक्स खरीदते हैं। चाहे तो एक ही माइक ले सकते हैं 10, हाँ, लेकिन अलग अलग क्यों लेते हैं, तो यही लेते हैं। हर एक माइक का अपना एक फ्लेवर है, करेक्टर है, सबका अपना एक फ्लेवर है। तो वो फ्लेवर कभी कहीं चाहिए होता है, कभी कहीं नहीं चाहिए होता है। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वो उन माइक्स को यूज़ कर लेते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यार यही माइक स्टैंडर्ड है तो यही माइक चलेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप देखोगे कि 10,000 के माइक से भी रिकॉर्ड हो जाता है, 50 से भी हो जा रहा है, 4 लाख से भी हो रहा है, 2 लाख से भी हो रहा है। तो ऐसा कोई नहीं है, बस फ़र्क क्या है, इफ़ इट साउंड्स गुड देन इट्स गुड, वो वाला रूल है हर कहीं। यहाँ पे अगर अच्छा साउंड कर रहा है तो वो अच्छा है। अब वो मैटर नहीं करता कि 5,000 के माइक से रिकॉर्ड हुआ है या फिर 5 लाख के माइक से रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस माइक का करेक्टर क्या है, इसका फ्लेवर क्या है, देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो भी प्लगइन्स वगैरह होते हैं उनका भी करेक्टर होता है। वो आगे जाके हम जब डिस्कस करेंगे प्लगइन्स वगैरह के बारे में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्लगइन्स का कैसे करेक्टर हो सकता है। क्योंकि हर एक जैसे हार्डवेयर है, हार्डवेयर एक इक्विपमेंट का भी अपना एक फ्लेवर है, यानी कि उसका अपना एक साउंड है। कोई वॉर्मथ होगा, कोई शार्प होगा, कोई थिन होगा, तो अपना अपना फ्लेवर है। तो ऐसे ही प्लगइन्स का होता है। जैसे कुछ लोगों को क्या लगता है कि एक कंपनी का EQ और दूसरी कंपनी का EQ सब सेम होंगे। ठीक है, लोगों को जनरली ये लगता है, मैक्सिमम मेजोरिटी का बता रहा हूँ मैं, कि लोगों को यही लगता है कि यार है तो EQ, ये डाल दे या वो डाल दे, एक ही बात है। लेकिन नहीं, अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे समझोगे ना तो आप सेम सेटिंग करो दोनों EQ में, लेकिन डिफरेंस फील कर आएगा आपको। क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो करेक्टर है वो दूसरे EQ से डिफरेंट है। सिंपल है। वो रिवर्ब में भी हो सकता है, वो जितने भी प्लगइन्स हो सबका अपना 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 एक टेक्सचर है, करेक्टर है। ठीक है, जिस अकॉर्डिंगली वो मूव करता है। ठीक है, ऑडियो इंटरफेसेस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑडियो इंटरफेसेस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आपने बहुत अच्छा माइक लगा रखा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक लगा रखा है, लेकिन इंटरफेस बकवास है, तो आपको डिफरेंस फील होगा। जैसे कि मैंने कंपेयर किया था अपोलो के सिंगल साउंड कार्ड में और फोकस राइट में 2i2 में। तो अपोलो का 60,000 के आसपास था, सेम दो इनपुट्स थे दोनों में। अपोलो का 60,000 कुछ के आसपास था, और जो फोकस राइट 2.8 था वो 12-13 का जो आता है वो था। अब दोनों को सेम सैम्पल रेट, सेम क्वालिटी में रिकॉर्ड किया, सेम माइक से, सेम वायरिंग से, सेम सिस्टम में, सब कुछ सेम से। लेकिन तब भी जब डिफरेंस सुना तो जो अपोलो वाला था उसका कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा वार्मथ था। जो ऑडियो था, जो रिकॉर्डिंग थी, वो सेम वोकल का बता रहा हूँ मैं, सेम इंसान, सेम माइक, हर चीज़ सेम, और इनफैक्ट सेम इंटेंसिटी से, सेम पोजीशन से। पोजीशन में भी कोई डिफरेंस नहीं, ऑब्वियसली पोजीशनिंग से भी फर्क पड़ता है ना, कि मैं एक माइक यहाँ लगा दूँ, एक माइक लगा, जैसे लोग करते हैं, जो तुम यूट्यूब में देखना कि कंपेयर वीडियोस होती है ना, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक माइक ऊपर लगाते हैं, एक माइक नीचे लगाते हैं, देन उनको कंपेयर करते हैं। आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि पोजीशन तो चेंज होगी। अब इस पोजीशन में मेरा नेजल ज़्यादा एक्टिव आएगा, इस पोजीशन में मेरा बेस ज़्यादा एक्टिव आएगा, है ना। तो आप इस माइक से सेम आवाज़ को भी रिकॉर्ड करोगे ना, इनफैक्ट सेम इनपुट में सेम माइक को भी लगा दोगे, तब भी आपको डिफरेंस फील होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन डिफरेंट है। तो हमने पोजीशन भी सेम रखी थी, माइक भी सेम था, बंदा भी सेम था, हर चीज़ सेम थी, परफॉर्मेंस भी सेम थी, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट था। क्यों था? तो वो एक ऑडियो इंटरफेस का अपना एक फ्लेवर था, अपना एक इनपुट था। जो अपोलो था उसमें एक वार्मथ फील थी, वो एक बहुत ज़्यादा मतलब फुल साउंड कर रहा था,
और जो हमारा फोकस राइट था उसमें थोड़ा सा मतलब जो लोज थे या जो एक फुलनेस होती है ना साउंड की वो मिसिंग थी, थोड़ा सा ज़्यादा डिजिटलाइज्ड साउंड कर रहा था फोकस ये राइट। मैंने सुना फोकस राइट के बारे में, हाँ इसलिए मैंने प्रीसोनस पहले लिया था। हाँ क्योंकि मेरे को जब मैं अपने दोस्त के साथ नहीं, तुम बैठा हुआ था, प्रीसोनस को कंपेयर करोगे तो भी तुम्हें ऑलमोस्ट डिफरेंस मिल जाएगा दोनों में से हाँ किसी ना किसी में। हो सकता है प्रीसोनस अच्छा साउंड करे या हो सकता है फोकस राइट अच्छा साउंड करे। एक्चुअली मेरे को जो लगा ना उसमें बेस ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड हो गए प्रीसोनस में, हाँ तो ये हो सकता है, स्कारलेट में हो उतने सकता नहीं है, हुए। हो सकता है। अब स्कारलेट फोकस राइट के भी अपने हाँ, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं, तो बिल्कुल। अब आप स्कारलेट किसी एक पर्टिकुलर नीड के लिए यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको उस तरह का कुछ चाहिए हो। इवन हमने माइक अलग अलग टेस्ट किए, हम्म, साउंड कार्ड चेंज नहीं किया। प्रीसोनस पे हमने एक फोकस राइट का माइक लगाया रेड वाला, फिर मेरा उसका लगाया, हम्म। तब भी बेस प्रीसोनस में हाँ रिकॉर्ड हाँ, हो रहे तो हैं। वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो जो ऑडियो इंटरफेस है उसका अपना एक इनपुट है। हम्म, अब हो सकता है इसमें कुछ एक लेवल सारे मैं यहाँ पे ऑडियो इंटरफेस चेंज कर दूँ, किसी और कंपनी का लगा दूँ, तो उसका अपना एक अलग लेवल्स आएंगे। तो वो क्यों हो रहा है, वो उनका अपना एक करेक्टर है, उनका अपना एक फ्लेवर है जो वो ऐड कर रहे हैं रिकॉर्डिंग्स पे। तो इसीलिए हार्डवेयर्स को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि सब हर एक इनपुट, हर एक चीज़ जो आपके सिग्नल में जुड़ रही है ना प्रोसेसिंग के टाइम, वो अपना कुछ ना कुछ छाप छोड़ के जा रही है उस सिग्नल में, भले ही आप उसको यूज़ करो या ना करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये है मेरे को एक मैंने EQ कर दिया किसी और EQ में, यानी कि मैंने एक कोई फॉर एग्जांपल मैंने एक EQ लिया या मैंने यहीं पर ही EQ कर दिया, मान लो कुछ भी EQ, ठीक है, एक EQ हो गया। अब EQ तो हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि यार एक EQ है ये वाला, ये मैं थोड़ी आगे की बात बता रहा हूँ लेकिन सिंपल है इसलिए समझ में आ रही होगी। एक कोई EQ है, जैसे मान लो कोई भी एक लाइन EQ मान लो ये कोई है, ठीक है, मैंने इसको ऐड कर लिया, ठीक है, वेव्स का है ये। अब इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस ऐड करके छोड़ दिया इसको, अच्छा, मैंने EQ उसमें किया और इसको मैंने बस ऐड करके छोड़ दिया। हाँ, लेकिन इसके बाद भी मैंने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी जैसे मैंने इसको सिग्नल में डाल दिया, यहाँ पे इंसर्ट्स में डाल दिया इसको, तो इसका एक फ्लेवर इस ऑडियो में आ चुका होगा, सिर्फ वो आ ड्रैग एंड चुका ड्रॉप करके भी। सिर्फ क्योंकि अगर हम इसको बाईपास कर देंगे तो ये चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने डाला है, बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत माइनर, जो शायद आप अभी सुन भी ना पाओ क्योंकि इतने अच्छे ईयर ट्रेन नहीं है, लेकिन बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। जो कुछ मिक्सेस होते हैं हार्श साउंड करते हैं, कुछ मिक्सेस होते हैं ना वार्म से बड़ा सॉफ्ट से साउंड करते हैं, हाँ, तो वो चॉइसेस ऑफ प्लगइन्स पे बहुत डिपेंड करता है। चॉइसेस ऑफ गियर्स कि आप कौन से हार्डवेयर को यूज़ कर रहे हो, कौन से माइक्रोफोन को यूज़ कर रहे हो, किस ऑडियो इंटरफेस के थ्रू आपने रिकॉर्ड किया है, ये सब घुमा फिरा के आपके पूरे फाइनल प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। एक चेन है स्टार्टिंग से लेके एंड तक की, तो जहाँ जैसा जैसा आएगा वैसे वैसे, तो इसीलिए आपको प्लगइन्स को भी एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग 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 अलग, जैसे देखो दो तरह के लोग होते हैं इस फील्ड में। एक होते हैं जो बोलते हैं कि यार ज़्यादा प्लगइन्स को नहीं एक्सप्लोर करना चाहिए, कुछ अपना एक फेवरेट्स बना लो, जैसे कोई 4 5 6 प्लगइन्स का फेवरेट बना लो और उस पर ही करते रहो पूरी ज़िंदगी काम। ये कुछ लोगों का मानना है। और एक साइड है जो कहती है कि आप जितने प्लगइन्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जितनी अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो करो, क्योंकि सबका अपना अपना एक फ्लेवर है। तो जितने ज़्यादा आपके पास आप एक्सप्लोर करो तो उतना ज़्यादा आपका जो काम है वो वर्सेटाइल साउंड करेगा। अगर आप एक ही तरह की चीज़ें एक ही तरह का चीज़ काम कर रहे हो, वही प्लगइन्स वही चीज़ें घुमा फिरा के हर ट्रैक में लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली ट्रैक तो डिफरेंट है, लेकिन आपका मिक्सिंग जो ओवरऑल साउंड जो आएगा ना वो सेम अभी कहीं ना कहीं मिलता जुलता ही आएगा। अगर आपको वेरिएशन लाना है उसमें, तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लगइन्स, डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करना आना चाहिए। तब जाके आप अपने मिक्स में भी वर्सटैलिटी लाओगे कि यार एक मिक्स इसका बिल्कुल अलग है, एक मिक्स बिल्कुल अलग है। तो किया तो ऑब्वियसली टेक्निक्स तो एक ही बंदे ने किया तो सेम ही यूज़ की होंगी, टेक्निक्स सब सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ आ गया, सिर्फ चॉइसेस ऑफ प्लगइन्स में। इधर कुछ और प्लगइन्स थे, इधर कुछ और प्लगइन्स थे, या हो सकता है इधर कुछ और इंटरफेस या माइक के थ्रू रिकॉर्डिंग हुई है, इधर किसी और इंटरफेस या माइक के थ्रू रिकॉर्डिंग हुई, तो वहीं पर ही एकदम से फ्लेवर चेंज हो गया सेम सिंगर का। जो इतने वर्सेटाइल लगते हैं ना ये लोग, ये सिर्फ सिंगर नहीं होते हैं वर्सेटाइल, ऑब्वियसली सिंगर भी करते हैं अपने ऊपर अपना काम करते हैं, वोकल्स को चेंज करते हैं, वो बात अलग है, बट जो साथ में लोग और हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, जो इस तरह से एक ही बंदे की एक गाने में अलग आवाज़ आ रही है, एक बंदे की एक अलग आ रही है, क्योंकि प्रोसेसिंग डिफरेंट तरीके से हो रही इवन है। अरिजीत की अगर मैं हाँ वॉइस बहुत देखूँ ना, बहुत सब डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग आती के है। गानों में तो बिल्कुल ही अलग थी। हाँ बिल्कुल डिफरेंट आती है। आप उसका आयत ले लो, हाँ, नशे सी चढ़ गई ले लो, ऑब्वियसली दोनों गाने डिफरेंट हैं, तो Different है। ऑब्वियसली दोनों प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होगी, लेकिन हो सकता है, और हो क्या सकता है, होगा ही, कि डिफरेंट इक्विपमेंट से, डिफरेंट प्लगइन से, डिफरेंट इन चीज़ों के थ्रू उसको डिफरेंट बनाया गया। बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं जो फेवरेबल होती हैं तो उसका यूज़ करा, और किसी चीज़ के लिए
किसी चीज़ का यूज़ किया दूसरे रिजल्ट के लिए। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वर्सेटाइल होना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ना हो कि आपको ये ना लगे कि यार एक ही बात है, इसमें करें चाहे उसमें करें। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही बात है ना। कंप्यूटर भी मैटर करता है कि आपके कंप्यूटर कैसे सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है, किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है। तो घुमा फिरा के बात ये है, जितने भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, उन सब का कुछ ना कुछ अपना अपना इनपुट है। इवन ऐसे तो फिर वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, एकॉस्टिक्स भी मैटर करते हैं। और वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, रिवर्ब नहीं तो आ जाएगा। वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो अंदर कनेक्टेड है उनकी। हाँ, स्पेस का भी फ़र्क है। अगर मैं यहाँ पे सेम इक्विपमेंट सेम आर्टिस्ट के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और किसी और स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड करूँगा कि सेम आर्टिस्ट सेम इक्विपमेंट्स के साथ, तो डिफरेंट साउंड करेगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे किसी और तरीके से ट्रीट किया गया, वहाँ पे किसी और तरीके से ट्रीट किया गया है। वहाँ का साउंड सेम बंदे का डिफरेंट सुनाई दे। तुम खुद नोट करो ना, हमारी आवाज़ यहाँ पे कुछ और आ रही है, बाथरूम में कुछ और आएगी, घर में कुछ और आएगी, मेट्रो में कुछ आएगी, सेम बंदे की। क्यों? सराउंडिंग की वजह से डिफरेंस आ रहा है ना। तो वही चीज़ है। आप सेम, बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर दूसरे स्टूडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे तो वो हुई सेम चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने और देखी है जो अक्सर ट्यूटोरियल्स में भी, मतलब मेरे को अभी कुछ ढंग का आंसर नहीं मिला। हम बॉलीवुड में रिकॉर्डिंग रूम्स में माइक उल्टे क्यों लगाते हैं? मतलब उल्टे ऐसे लगाना, हाँ, मतलब जैसे ये माइक ऐसे वोकल्स लगाना, वोकल्स पे हाँ, क्या? कंडेंसर माइक हमेशा उल्टा लगा होता है। देखो डिपेंड, मैं इसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न बताता हूँ कि जो सिंगर है, हम्म, इंस्ट्रूमेंट में तो देखो उल्टा इसलिए लगाते हैं, जैसे मान लो कोई ढोलक तबला में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ, तो नीचे लगाएंगे तो वो एक कंफर्टेबल रहता है, ऊपर लगा दिया बेसिकली। अच्छा, वोकल की अगर मैं बात करूँ, वोकल का क्या सीन होता है कि जब देखो खुद एक्सपीरियंस करना, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ या मैं कुछ गाऊँ, तो मेरी आवाज़ के इस पोर्शन में, जैसे मैं गाते गाते जनरली सिंगर, कोई भी एक सिंगर गा रहा है, तो गाते गाते आप गाओ, एक कोई गाना गाओ ऐसी एक पोजीशन में आके ढंग से, जैसे मान लो रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, एक पोजीशन में गाना गाओ कोई भी। तुझे याद कर लिया, इनको नोट करना, इनका फेस और इनकी चिन वगैरह। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ये ऊपर जा रहा है। अभी देखो बस पॉज पॉज, तुम्हारा ये क्या है, ऐसे आ रहा है, हाँ, ठीक है। तो अगर मैं नीचे लगाता हूँ, मान लो यहाँ माइक लगाता हूँ, तो जिस भी जो भी, जैसे ऑब्वियसली आप स्टार्ट तो बड़े अच्छे से करोगे बिल्कुल सेंटर से, लेकिन आप गाते गाते हल्का सा ऊपर ऊपर जाओगे, तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपका माइक पोजीशन ये है, आप जब ऊपर जा रहे हो तो कुछ पोर्शंस है जो मिस होंगे, कुछ ओके, प्रेशर्स हैं जो मिस हो जाएंगे माइक से, वो परफेक्शन के साथ रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर मैं ऐसे लगाऊं, तो जब आप हल्का सा अगर ऊपर जाओगे भी तो आपके माइक में ही सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, बट अगर हम गाते प्रेशर्स गाते आ रहे नीचे हैं। चले नीचे गए नहीं तो जाते हो ना, नीचे आप अगर जाओगे नीचे, हाँ नीचे जब जा सकते हो, जैसे कोई लो सॉन्ग गा रहे हो, जैसे गज़ल गा रहे हो, तो गज़ल में लोग गा, तो नीचे लगाओगे आप ऑब्वियसली। लेकिन आप बात कर रहे हो बॉलीवुड, या फिर बॉलीवुड से ज़्यादा, अगर आप बॉलीवुड में तो तब भी ऐसे रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन आप वेस्टर्न देखोगे ना, पॉप कल्चर जो है, वही तो पॉप लगा उल्टा देते ऊपर हैं। लटका के रखते हैं। वो क्यों? क्योंकि पॉप में आप देख लो ना, लो फ्रिक्वेंसी के कहाँ ही होते हैं गाने, हाँ, एक मिड एंड वो वोकल और सबकी highs शार्प, बहुत ही अंग्रेजों की हल्के देखो आवाज़ शार्प होती है ना। हमारी तो भी थोड़ी सी बेस होती हैं, कुछ होते हैं जैसे अफ्रीकन्स हैं, उनकी में बेस होता है, लेकिन उनका जो हायर फ्रिक्वेंसी एरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, मतलब थोड़ी ज़्यादा शार्प आवाज़ होती है। हमारा उतना शार्प नहीं होता, हमारा बैलेंस, हमारा लो एंड मिड रहता है, उनका मिड हाई रहता है ज़्यादातर। तो इसीलिए वो ऑब्वियसली उनका जो सिंगिंग विंगिंग का जो तरीका है वो भी हल्का हल्का ऊपर जाता है। आइडली देखो जो क्लासिकल सिंगिंग को भी अगर हटा भी दो, जो एक सिंगिंग की टेक्निक है, जो बेसिक सिंगिंग की टेक्निक है, वो क्या है कि आप चाहे ऊपर गा रहे हो, चाहे नीचे गा रहे हो, चाहे मिड में गा रहे हो, आपका जो ये जो गाने का तरीका है, जो आपका मुंह है, वो स्ट्रेट रहना चाहिए, भले ही आप हाई नोट्स लगा रहे हो। क्योंकि अगर आप ऐसे करके हाई नोट्स लगा रहे हो ना, एक बार बोलो, कुछ ऐसे करके बोलो, और कुछ ऐसे करके सेम चीज़ बोलो, हाँ, नीचे आओ नीचे आओ, नीचे करके मैं बोलो, बात कर रहा हूँ, ऊपर करो, तो जो भी खिंचाव आया हाँ, करके एक बार देखो, तुम्हें भी आएगा। तो वो खिंचाव हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते हैं, और लेकिन वो माइक भी है। रिकॉर्ड करेगा। तो एक तो हम जो सिंगर्स होते हैं ना, जो स्टार्टिंग के जो सिंगर्स होते हैं, जो ऊंचा नहीं गा पाते हैं, वो यही टेक्निक्स उनको नहीं पता होती है बेचारों को, क्योंकि कोई बताता नहीं है। अब होता क्या है, वो लोग नॉर्मल नोट्स तो ऐसे गाएंगे, लेकिन जब भी ऊंचा गाना होता है तो मुंह ऊपर कर लेते हैं, अपने आप चला जाता है ऊपर, क्योंकि देखा है ऐसे गाते हुए। जब ऊपर जाता है तो आपका ऑलरेडी गला स्ट्रेच हो गया है, तो वो अपनी एक परफेक्ट पोजीशन में है ही नहीं कि वो अच्छे से एक प्रोड्यूस कर पाए साउंड को। तो जब आपके गला ही एक अच्छे पोजीशन में नहीं है प्रोड्यूस करने की, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल में कैसे आएगा, समझ रहे हो? तो उसको एक पोजीशन देनी है जो फुल प्रॉपर हो। लेकिन
जो बॉलीवुड सिंगर्स है, जैसे मैंने अरिजीत की रिकॉर्डिंग्स बहुत देखी हैं, सोनू निगम भी इनफैक्ट, ये लोग ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे गाते हैं हल्का हल्का। सोनू निगम इनफैक्ट बहुत ऐसी ऊपर गाता गर्दन ही ऊपर है, रहती तो है ये उनकी। गलत टेक्निक है। अगर आप उनसे बात करें, ये हाँ। गलत टेक्निक है। लेकिन वही वाली बात है कि इफ़ इट साउंड्स गुड देन इट्स गुड। हाँ। सिंपल सा रूल यही आ जाता है कि कोई रूल नहीं है, यही एक रूल है। तो अगर बिल्कुल। उनके लिए वो पोजीशन वर्क कर रही है तो कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है। तो Even कई सिंगर्स टू सिंगर डिपेंड करता है। अरिजीत की भी रिकॉर्डिंग्स देखिए, ऐसे करके ऊपर ही हाँ गा रहा हाँ, है, गर्दन ऊपर क्योंकि करके। उसका ऊपर जाने के बाद सेम चीज़ का देखो टेक्सचर भी तो चेंज हो रहा है। देखो हाँ। यहाँ पे मेरी आवाज़ है, यहाँ पे अब मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज होगी। तो हाँ। ये एक से पोजीशन चेंज करने से मेरे अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया वोकल्स का, यानी कि जो टेक्सचर आ रहा है बेसिकली टेक्सचर ही चेंज हो गया आवाज़ का। पहले एक अलग टेक्सचर है, अभी एक अलग टेक्सचर है, अभी एक अलग टेक्सचर है। अगर मैं नीचे करूँगा ना मेरा गला दबेगा, तो नीचे करके कोई भी सिंगर नहीं गा सकता। तो परफेक्ट पोजीशन है ये कि ना नीचे ना ऊपर, बिल्कुल मिड में। लेकिन इसको फॉलो कौन करते हैं? बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग। ठीक है, तो माइक वाइक लेके थोड़ा तशन, ये एक हिमेश रेशमिया में तो पूरा ऐसे अरे करके वो तो गाता था, बिल्कुल ही ऊपर लेके जाता है। सुरूर, वो तो पूरा ऐसा कर देता था और उसने गाता तो था। म्यूजिक इंडस्ट्री में ही बवाल मचा दिया था हाँ, अपने उसका एक गानों से। स्टाइल बन गया था ऐसे करके गाना, लेकिन ऑब्वियसली वो ऐसे करके रिकॉर्डिंग नहीं करता होगा। हाँ। यहाँ तो लगाता नहीं होगा माइक, और तो क्या, क्योंकि गा ही नहीं सकता ना, कंडेंसर तो गला ही हाँ। फंस रहा है। तो सबका अपना अपना है, उस अकॉर्डिंगली ऊपर लगाने का जो एक रीज़न है वो ये है कि वो उनकी जो ऊपर नीचे वो हो रहे हैं अगर, क्योंकि उन्हें पता है कि बंदा नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है ऊपर जाए। अगर मैं नीचे माइक लगा दूंगा तो ऊपर जब वो जाएगा ना तो कुछ फ्रीक्वेंसीज मिस होंगी ही होंगी। बट उसको उल्टा हम लगाएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं थोड़ी होता है, पड़ेगा, कुछ तो फिर फर्क नहीं। उल्टा लगाते ही क्यों है? तो उसको सीधा भी लगाया जा सकता है। भाई सीधा लगाएंगे तो उस फिर हाँ, अगर मतलब सीधा जो माइक है उसको यहाँ लगा दो, ऊपर लगा दो। अच्छा क्यों लगा दें? अगर हम सीधा लगाएंगे हाँ। तो जो मेरा फेस है, जैसे मेरा मुंह है, ये मेरा सोर्स है, ये मान लो डायफ्राम है इतना, ओके, ठीक है। ओके, ओके, अगर मैंने ऊपर लगा दिया तो जो मेरा डायरेक्ट हिट है वो डायफ्राम पे तो आ ही नहीं रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है। हम्म, जब मैं ऊपर गाऊंगा तो वो डायफ्राम में आएगा, लेकिन मैं पूरे टाइम ऊपर थोड़ी गाऊंगा, मैं तो ऐसे भी गाऊंगा। ऐसे लेकिन जब मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो जब मैं ऐसे गा रहा हूँ तो भी डायफ्राम हिट हो रहा है, ऐसे गा रहा हूँ तो भी डायफ्राम ही हिट हो रहा है। तो ये सिंपल सा फंडा है। और अभी किसी माइक की कंपनी ने ऐसा कुछ इजाद नहीं किया है कि सीधा भी माइक लगे और ये भी हो तो जाए। ऐसा कोई रूल ही नहीं है, सीधा उल्टा कुछ नहीं है भाई। स्टैंड आते हैं उल्टे, कुछ स्टैंड आते हैं, कुछ सीधे आते, तो कुछ सीधा उल्टा है ही नहीं। वो तो तुम्हें लग रहा है सीधा उल्टा। वीडियोस में देखा मैंने। हाँ मैं बताते अक्सर रहा हूँ, करा। रीज़न यही है। तो ये रीज़न में ही मिला था आज से पहले। रीजन नहीं मिला था, मुझे लगा हाँ। कुछ होगा स्टाइल वाइल मारना का हो। नहीं नहीं, स्टाइल हर चीज़ का रीज़न है भाई। इनफैक्ट उस बंदे को ना पता हो रिकॉर्डिंग जो कर रहा है कि इसका क्या रीज़न है, लेकिन रीज़न होता है हर चीज़ का। क्योंकि मैं भी जब डबिंग करता था मुंबई हाँ। में ना, तो मुंबई में वैसे तो सीधे माइक्स पे वो करवाते हैं, कुछ कुछ जगह वो उल्टा माइक लगवा रहे हैं। मैंने रीज़न बताया ना कहाँ। हाँ। अब मान लो आपको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है कोई, तो वॉइस ओवर में आपको बहुत ही कम, इनफैक्ट मैंने नहीं देखा कि आपको ऐसे लटका ऊंचा के दें, गा रहे क्योंकि हैं, वॉइस ओवर में हमें थोड़ा सा लो वगैरह चाहिए होता है, तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। और हमारी स्क्रिप्ट भी जो हमें हाँ मिलती थी, हम ऐसे हाँ करके हाँ, record एग्जैक्टली करवाते एक थे। जो पैटर्न है वो ह्यूमन नेचर का, वो ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर कोई डायलॉग्स वगैरह हो सकता है वहाँ पे ऐसे जाए, क्योंकि डायलॉग्स में हो सकता है चीखना वीखना पड़े, ऊपर ऊपर जाना पड़े, तो उसमें वो ये चीज़ दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है देखो सिचुएशन पे। किसी भी चीज़ का मैंने बताया रूल नहीं है। ये बहुत क्रिएटिव काम क्या होता है यार, यही तो है क्रिएटिव का कोई रूल होता है क्रिएटिव काम का? कुछ भी नहीं। सिर्फ साउंड अच्छी बस चाहिए, चाहे रूल कुछ भी सिंपल लगा सा एक रूल है, इफ इट साउंड्स गुड देन इट इज़ गुड। और एक रूल और है, ये है कि देयर इज़ नो रूल। सिंपल सा है कि कोई रूल ही नहीं है। कोई नहीं देखेगा आपने कैसे रिकॉर्ड किया है, किस में रिकॉर्ड किया है, किस टेक्निक से रिकॉर्ड किया है। अगर आपका रिजल्ट जैसा आना चाहिए वैसा आ रहा है तो वो परफेक्ट है। कोई नहीं आके चेक करेगा आपसे। इनफैक्ट वो आपका स्टाइल कॉपी करने लग जाएंगे कि यार ये ट्रिक अच्छी है इस बंदे ने जो निकाली। तो आप कभी भी रूल्स के अकॉर्डिंगली ऐसे मत जाओ कि यार ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, इससे आप बहुत टाइम वेस्ट करोगे। ऑब्वियसली आप कुछ चीज़ें जानो। देखो कहते हैं ना रूल तोड़ने से पहले रूल जानना इंपॉर्टेंट है। तो एक रूल्स जानो कि यार क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम किया जाता है, उसके बाद फिर आप अपना खेलो, जो भी आपको करना है करो। ठीक है, क्लियर? हाँ बोलिए। डायनामिक माइक्रोफोन और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। डायनेमिक्स की अलग अलग कंपनी होते हैं, मॉडल्स होते हैं। अब डिफरेंस जो है वो क्या आ जाता है, वही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वगैरह का डिफरेंस आ जाता है, और क्वालिटी का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बस। यानी कि अगर हमें प्रोफेशनल होम स्टूडियो भी बनाना है, अगर वो होम स्टूडियो भी है, तो कम से कम 5-6 माइक्स तो होने चाहिए अपने पास भी। देखो यार ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ऑब्वियसली देखो कितने कहते हैं ना, जितना ज़्यादा होगा उतना ऑब्वियसली अच्छा है। अच्छा ही लेकिन काम करने वाला बंदा एक माइक से भी कर सकता है, हाँ। ना करने वाला 50 माइक भी ला के दे दोगे ना, वो उससे भी नहीं कर उससे भी नहीं पाएगा। कर पाएगा। मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग में लिमिटेड अगर आपके पास सोर्सेज है ना, तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको यूज़ कर पाओगे। जब आप उसको अच्छे से यूज़ कर लो फिर आप थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करो। लोग जो स्टार्टिंग में ही भरा जाते हैं ना कि भाई ये भी ले लें वो भी ले लें ये भी कर, जैसे जो मैंने बताया था कि उसने एक मैक, रैका हाँ, था जो। तो ये लोग पछताते हैं बाद में कि यार तो है। गलती कर दी।
तो इससे अच्छा 2 लो 1 लो, उसको पूरे अच्छे से समझ जाओ, फिर दूसरे पे मूव करो। ऐसे नहीं कि एक ही बार में 5 माइक खरीद लिए फिर कंफ्यूज हो रहे हैं यार किस पे करें किस पे करें, है ना। तो वही वाली बात है, पहले एक को तो समझाओ, हाँ, वो वाली बात है। बाकी जितने ज़्यादा माइक होंगे उतने ज़्यादा वर्सिटाइल होगे, सिंपल सी बात है। काम आप एक माइक से भी कर सकते हो, EQ वगैरह तो करके चेंज कर करके सकते हो ना, change सब कर ही काम सकते आप हैं। सब कर सकते हो, लेकिन वही वाली बात है कि एक जो नेचुरल सोर्स का जो एक फ्लेवर होता है ना, वो अलग ही होता है। वो EQ करके शायद अचीव ना कर पाओ आप, जो आप एक माइक के थ्रू डायरेक्ट अचीव कर रहे हो। तो इसी जैसे कंप्रेसर का एक अपना, सबका एक अपना जो फ्लेवर है, वो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार इस गियर को लेंगे, इस हार्डवेयर को लेंगे, इस प्लगइन को यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इसका अपना एक फ्लेवर है। ठीक है, क्लियर है, हाँ, कोई डाउट? अभी तक तो नहीं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग का ये क्लियर हो गया है। रिकॉर्डिंग आप कर लोगे, अब कभी भी करनी होगी तो। हाँ, बल्कि मैं आज करके भी सोच हाँ रहा हूँ कि कुछ भेजूँ हाँ, आपको। एक बेसिक एक सा, उल्टा माइक करके भेजूँ और एक सीधा। हाँ ये डिफरेंस हम यहाँ पता पे भी लगेगा। करेंगे। और तुम भी देखो, देखो अभी तो सिर्फ एक जाना है, हाँ, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में कैसे करता है। कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो? मैं हारमोनियम, कीबोर्ड थोड़ा बहुत, वो भी जब मेरे को कोई गिटार लीड्स। वगैरह गिटार सीखा था बट पड़ा हुआ है मेरे पास, बट ज़्यादा बेसिक यूज़ से नहीं आते हैं, करता हूँ। कॉर्ड्स वगैरह तो आते हाँ, होंगे। वो सारे का मैं पता नहीं, सो तो बजा लेता हूँ, और एक अच्छा। वो ट्यून है दम मारो दम, वो बजा लेता हूँ। वो सीखी थी 2 महीने सीखा था बस। दम मारो दम, गुलाबी आगे सीखते हैं सबसे पहले। वो सीखा था, और भी 1-2 गाने सीखे थे, जिंदगी का मुसाफिर करके कुछ गाने अच्छा सीखे अच्छा, थे। ठीक है। बट फिर सोचा यार मेरी उंगलियां दर्द कर रही है, इससे अच्छा मैं उसी पे लगता हूँ, एक चीज़ तो आएगी। बट ठीक है, गिटार मेरा बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ठीक है, इंस्ट्रूमेंट सीखो सीखो। देखो मेनली ये है कि हम पोजीशनिंग सीखेंगे। अभी हमने पोजीशनिंग नहीं सीखी कि किस पोजीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या आउट इनपुट आएगा, कैसे रिकॉर्ड होगा, तो ये अभी हम करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी मैंने एक बेसिक सा तुम्हें, क्योंकि तुम देखते हो बार बार लगा रहे हैं लेकिन कुछ हाँ, आता नहीं है, समझ नहीं करते कैसे आता। है ना, तो अब एटलीस्ट वो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है। क्या है? और इसको देखो, ये क्लिक करोगे ना तो ही ये आगे मूव करेगा। इसको तुम डायरेक्ट मूव करोगे तो फिर तुम अंधेरे में रहोगे, ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्लिक करो, ये एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप आगे पीछे करो जितना करना है। ये रेड बिल्कुल है, यानी कि क्लिप्ड सिग्नल दे सकता है। दे सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल सेफर है, ये थोड़ा सा और अच्छा अच्छा सर, ये अच्छा गेन स्टेजिंग इसे तो नहीं कहते ना, वो तो कुछ और है। होगा गेन ना? स्टेजिंग बताऊंगा क्या होता है। ओके, फिर ठीक है, क्योंकि मुझे लगा इसको गेन स्टेजिंग कहते हैं कि माइकिंग टेक्निक्स, और हमें कैसे कौन ये सी तो लाउड आप लेवल लेवल्स करना डिसाइड कर रहे हो, लेवल पे आपको रिकॉर्ड करना है या कौन से लेवल पे है। ठीक। आपको सिग्नल भेजने हैं अंदर। ठीक है, तो ये जो हमारे इनपुट लेवल्स हैं, ये वाली जो हैं, ठीक है ना, इसमें 2 बेसिक से चीज़ें हैं। एक है 48 वोल्ट्स का, ये आपका वही फैंटम पावर है। सेकंड है पैड। पैड पता है क्या होता है? नहीं। पैड बेसिकली क्या है कि आप अगर इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो आपका ये जो इनपुट सिग्नल दे रहा है, ये -10 dB का कट दे देता है। यानी कि अच्छा। कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग है आपको जहाँ पे डायरेक्ट एक जो सिग्नल आ रहा है वो आप चाहते हो कि -10 dB कम आए, तो वो पैड आप, माइक में भी होता है ना हाँ feature? हाँ हाँ हाँ, वो उसमें है शायद NT2 में, हाँ। वहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑप्शंस। ठीक तो है, अगर हम इसको अभी प्ले कर देंगे, जैसे यहाँ मैं पैड अगर कर दूँ, हाँ तो हाँ, रिकॉर्डिंग तो ही नहीं होगी? रिकॉर्डिंग -10 dB कम होगी। -10 dB कम हाँ होगी ना? हाँ, अब वो तुम बोलोगे कि यार इसके -10 dB और इसके -10 में क्या फ़र्क है? फ़र्क है हाँ, क्योंकि जब हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल में, हाँ। उसके बाद हम उसको -10 dB करते हैं, तो जो भी नॉइस फ्लोर है और जो भी रिकॉर्डिंग लेवल रिकॉर्ड हुआ है, जो इंटेंसिटी रिकॉर्ड हुई है, जो सेंसिटिविटी थी, वो तो वही रही, बस हमने लेवल्स को कम कर दिया, यानी कि साउंड की लाउडनेस को कम कर दिया है। लेकिन इस केस में अगर हम -10 dB कम कर देंगे तो क्या हो रहा है कि आप ऑलरेडी जो एक लाउडेस्ट सिग्नल था उसको रिकॉर्ड ही एक सॉफ्टेस्ट सिग्नल में कर रहे हो, देन आपके पास वो सेफर है, क्योंकि उसमें आपका नॉइस फ्लोर भी कम आया होगा रिकॉर्डिंग पे, और जो लेवल्स थे वो भी बैलेंस आए होंगे। तो ये भी सिचुएशन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी नहीं ये पड़ती पैड है। का बटन लेकिन 2i2 में नहीं नहीं है। होगा, हाँ। तो वो जितना वो ही है ना यार, फीचर्स वाली बात है, जितना ज़्यादा पैसे दोगे उतना ज़्यादा आपको कुछ कुछ वो खिलौने देते रहते हैं, इससे ये होता है उससे ये होता है। सही और सबका अपना अपना देखो कुछ ना कुछ काम है। अब मैंने बताया कुछ हो सिग्नल जिसमें आपको डायरेक्ट ही बहुत लाउड सिग्नल आ रहे हैं, आप चाह रहे हो कि उसको थोड़ा कम करके रिकॉर्ड करें, तो आप पैड का ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नॉइस फ्लोर का एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूँ। नॉइस फ्लोर क्या है, देखो जैसे मैंने बताया कि अब एक नॉइस फ्लोर है यहाँ पे, ठीक है, तो जितना मैं लेवल्स बढ़ा रहा हूँ वहाँ से, यानी कि जितना मैं लेवल्स वहाँ से इनपुट का गेन कर रहा हूँ, उतना ऑब्वियसली मेरी आवाज़ का तो रिकॉर्डिंग जो मैं करूँगा वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारा साथ साथ नॉइस फ्लोर भी जो वो कैच होगा वो भी बढ़ता जाएगा। ऑल्दो ये डायनेमिक माइक है तो ये ज़्यादा इतना नहीं लाउड, इतना ज़्यादा नहीं सुन पाएगा, लेकिन अगर कंडेंसर होगा, हाई सेंसिटिव माइक होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ये कैच कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉइस फ्लोर है। मतलब ये जो एक जो लेवल्स है नॉइस के, ये जो आ रहा है साउंड, अगर ध्यान शांत हो जाए, बहुत है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है? ऑब्वियसली अकूस्टिक्स और जो
जो ट्रीट किया गया है, जैसे मैंने शायद तुम्हें बताया था कि जो हमारा सॉलिड से जो ट्रांसफ़र हो रहा है हाँ, वो हाँ, उसकी वजह से है। अगर हम उसको वाइब्रेशंस को हमें कंट्रोल करना है तो पूरा इसको फिर से वो हटा के करवाना इसको पड़ेगा। वाइब्रेशन लेस वो लगवाने पड़ेंगे, सीमेंट वगैरह इसका प्रॉपर वो होगी, देन उसके ऊपर अकूस्टिक्स होंगे, फिर है। तो जब आप स्टूडियो वगैरह भी बनाओ तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ हो, आपका वो जो घर है या फिर जो जगह आपने ली है स्टूडियो के लिए वो कैसा रिएक्ट करता है, वो कैसा रहता है 24 घंटे। अगर वहाँ पे आसपास ट्रेन व्रेन जाती है तो वो पूरा खरीलता होगा आपका, तो आपको वाइब्रेशंस वॉल में बहुत कंट्रोल करने हैं। या अगल बगल आपके ठोका ठाकी होती है तो भी वो चीज़ें आएंगी। तो बेसिकली जो भी सॉलिड से ट्रांसफ़र होता है साउंड का वो उसके लिए आपको वॉल पे ट्रीट करना है, और जो हमारा एयर के थ्रू है उसके लिए हम अकूस्टिक्स वगैरह को तो ट्रीट कर ही रहे हैं। ऑब्वियसली इससे ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये उतना सॉलिड के वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसमें अगर कैविटी वॉल होती तो और ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो ये इंटेंसिटी जो रहती है बेसिकली, हाँ मतलब 2 ईंटें लगा दी, बीच में स्पेस है, हाँ, कैविटी। हाँ, अच्छा अच्छा, इसको क्या वैसे एक तो दीवार बनाई हमने 1 ईंट से, अब हमने 2 रख दी, बीच में स्पेस दे हम्म, के, दोनों चल रही हैं, बीच में गैप चल रहा है। हम्म, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से आप उन वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हो। क्लियर है? ठीक है। ईंटें आती हैं ऐसी, वो बीच में से खोखल होती है, खाली होती अच्छा है, तो उसमें वो ईंट ही रख रख के बना दो। ठीक है। EQ का तुमने क्या समझा है मेरे को एक बार बताओ। टोन ये शेपिंग। EQ है जैसे, हाँ, तो इसमें तुमने क्या टोन शेपिंग सीखी है? जैसे किसी भी हमने क्या किया था, एक जैसे सॉन्ग तुम्हें EQ पूरा आ गया है ये बताओ? पूरा तो नहीं आया, अभी तो सर ने बेसिक्स ही कराए कितनी हैं। क्लासेस हुई हैं EQ की? 3-4। 3-4 में पूरा नहीं आया अभी EQ? नहीं सर, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, एक सॉन्ग लिया था हमने, हम्म, उसको रिक्रिएट किया हम्म। और उसको पहले तो लेयरिंग कर ली, लेयरिंग करने के तीन बाद चार क्लासेस जो गई हैं वो EQ के पूरे टॉपिक पे गई है या और भी चीज़ें करी हैं ये सर? वही ना, गाना सुना पहले, फिर हाँ। उसके हमने लेयर्स बनाई अलग लेयर्स अलग। बनाई, 2 क्लास हाँ, उसमें चली गई, हाँ। फिर सर ने कहा अब लेयर्स बन गई है तो अब इसका कहीं ना कहीं हम मैच करेंगे। जैसे ठीक है। हमने जो Tone किक matching। यूज़ करी थी वो गाने के किक के हिसाब से हाँ, अलग तो थी, उसको फिर हमने EQ करके उसको चेंज हमने किया। टोन मैच करना सीखा कि ठीक है। अगर इस किक को हमने और बढ़ाना है तो फिर इसके मिड्स को ऐसे बूस्ट वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको सीखा। उस प्रोसेस के दौरान ऑब्वियसली EQ कैसे यूज़ करते हैं वो तो आया होगा। हाँ, वो आया। तो इसमें क्या यूज़ करना हो तो कैसे करोगे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर बेस कट करना है तो मैं इसमें जो इसका टाइप है, आई थिंक इसमें दिया होगा कहीं पे, तो अगर मुझे मान लो बेस कट करना है तो मैं बेस कट कैसे करूँगा, तो इसको मैं इस तरीके से कट करूँ, तो इसमें एक टाइप का भी एक ऑप्शन अभी था। EQ और कराएंगे वो? हाँ, अभी तो EQ और कराने वाले हैं वो। कोई EQ यूज कर लो ना, उसमें वो हाँ, ग्राफ बने उन्होंने होते जो हैं एक already। बताया था वो शायद वेव्स का था जिससे किया था, कौन सा था वो याद है? Q1 H करके शायद कुछ था, मोर प्लगइन में HEQ। HEQ। हाँ, इसी से ही सर ने कुछ बताया था कि कुछ जैसे क्या होता है? कुछ मतलब यही कि जैसे बेस कट करने हैं तो ये बहुत इजीली मेरे को पता चल गया, एक कर्व्ड है। अब यहाँ पर मुझे कितने बेस कट करने और कितने नहीं, जैसे यहाँ पे अगर मैं कर हाँ, दूंगा एक कट तो ये बिल्कुल। बिल्कुल ही बेस कट हो गए, इवन कुछ मिड्स भी कट हो गए, तो मेरे को इस देखो यहाँ चीज़ पे मैच देखो, नहीं कर रही थी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं, हाँ, तो यहाँ पे 200 तक हो रहा है, हाँ, आगे जाओगे तो 500 तक हो रहा है। 500 तक हो जाएगा, तो ऐसे करके सर ने बताया था। फिर चलो सर ने ठीक कहा है। था कर्व अगर तुम्हें सेलेक्ट करना है कोई, हाँ, तो यहाँ से कर्व सेलेक्ट कर सकते हो। तो यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं वो लो कट ऐसे ही करते हैं। अगर हमने यहाँ आपको पर अगर टाइट लो कट करना हो तो टाइट लो कट करना हो तो इसमें कहाँ है यार, एक वो आता है बिल्कुल ऐसे ही नीचे जाता है वो, जैसे उसमें पता नहीं कहाँ पे। वो ग्राफ थे सर बने बनाए, उसमें हाँ, हम सेलेक्ट कर सकते थे। उसमें हम सेलेक्ट कर ये सकते देखो थे ये इसमें। ऑप्शंस आते हैं। हाँ, ये कुछ था। ठीक है। अब ये हाई पास है, एक लो शेल्फ है, पैरामेट्रिक है, अलग अलग ऑप्शन है। अब लो शेल्फ में भी और ऑप्शंस हैं। शार्प लो कट था तो उसमें तो वो वो जो आप हाई कह रहे हो ना, पास, देखो हाई पास एक 1 है और हाई पास 2 हाँ ये इस था। तरह से आएगा। तो हमें हाई पास 1 ऑब्वियसली लेंगे हम्म, अगर शार्प कट करना है तो। ठीक है। अब ये क्या है, ये चीज़ क्या है पता है? हाँ ये उसकी पीक कम ज़्यादा करना। गेन है बेसिकली। हम्म, ये सेक्शन फ्रिक्वेंसी का है, ये सेक्शन आपको क्या चूज़ करना है उसके लिए, एक किस सर तरह ने- के हाँ, पैटर्न को यूज़ करना है EQ करते हुए। एक क्यू फैक्टर भी बताया था, वो इसमें शायद है नहीं, या है? ये Q factor। ये होता है Q फैक्टर। अच्छा, ये है। हाँ, सर ने कहा था अगर आपको ये एग्जैक्ट वो देखो, फ्रिक्वेंसी करनी है तो हाँ ये पतला Q हो के फैक्टर रहता है। उसको हम डम कर सकते हैं, बूस्ट कर ठीक है, तो अगर आ गया है तो ये करा रहे हैं तो ठीक है, इस नेक्स्ट वीक आएंगे जब वो कराएंगे इसको। सकते हैं। हाँ, बाई चांस EQ में कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीक मैं फिर कंप्लीट हाँ, करा दूंगा। अभी फिर कंप्रेसर करें। कंप्रेसर अभी हम्म।
खिचड़ी तो नहीं बन जाएगी दिमाग में हमारे? तुम बताओ, या अगर नहीं करना है तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। नहीं बट EQ चलो एक काम करते हैं, पहले उसको कर लेते हैं। अब वो जो अच्छा हाँ टर्म्स जो आप बता रहे थे। एक सॉन्ग में कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। पहले तो एक ना एक अलग अलग फील्ड लिख लो, अलग अलग जो भी हमारे पास मेजर होते हैं। ग्राफ क्या नाम लिखने हैं मतलब इसमें? ऐसे भाई इसमें ये अरे ना मैं फील्ड बता रहा हूँ, बंदे क्या काम करते हैं। इसमें क्या ग्राफ बनाऊंगा मैं? मतलब साउंड इंजीनियर का क्या काम है ये बताऊंगा, उसमें ग्राफ में मैं क्या अरे बनाऊंगा? ग्राफ का मतलब था मेरा एक वो ब्रांच ट्री जैसा नहीं होता, एक इस फील्ड में ये 3 तरह के लोग होते हैं, फिर अगली नहीं मैं भी बता दूंगा कैसे होता है। देखो सबसे पहले तो मैं ऐसे ही रैंडमली बता रहा हूँ कौन कौन लोग मेजर होते हैं जो पॉपुलर हैं थोड़े से, ठीक है। ऑब्वियसली एक लिख लो साउंड इंजीनियर होता है, साउंड इंजीनियर हो गए। ये मैं बाद में बताऊंगा कि चेन क्या होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी पहले ऐसे मैं बता रहा हूँ, एक साउंड इंजीनियर लिख लो, साउंड डिज़ाइनर लिख लो, साउंड डिजाइनर, साउंड रिकॉर्डिस्ट लिख लो, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ठीक है। म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक प्रोग्रामर, म्यूज़िक अरेंजर। इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ वही क्लियर हो जाएगा आज। म्यूज़िक डायरेक्टर लिख लो, मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, लोकेशन साउंड इंजीनियर, बूम ऑपरेटर, लाइव साउंड इंजीनियर, लाइव मिक्सिंग इंजीनियर। बूम ऑपरेटर, ओके। बूम वही बूम माइक वाला ना? बूम माइक के बाद क्या बोला था आपने? लाइव साउंड इंजीनियर, लाइव साउंड ऑपरेटर, नहीं मिक्सिंग इंजीनियर, बूम ऑपरेटर, लाइव साउंड इंजीनियर, लाइव मिक्सिंग इंजीनियर। ठीक है। और तुम्हारा लाइव साउंड डिजाइन ये नहीं होता? नहीं, बूम ऑपरेटर, क्या क्या लिखवा दिया वो बताना। साउंड इंजीनियर, साउंड डिजाइनर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, प्रोग्रामर, अरेंजर, डायरेक्टर, मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, लोकेशन साउंड इंजीनियर, बूम माइक ऑपरेटर, लाइव साउंड इंजीनियर, लाइव मिक्सिंग इंजीनियर। एक लाइव साउंड ऑपरेटर भी आप शायद कह रहे थे। नहीं वो तो बूम ऑपरेटर होगा। लाइन साउंड ऑपरेटर एंड इंजीनियर और एक ही बात, और इंजीनियर ही ऑपरेट करता है सब कुछ। तो बेसिकली ऑडियो इंजीनियर को जैसे साउंड इंजीनियर भी बोलते हैं, स्लैश में लिख लो ऑडियो इंजीनियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग अलग अलग टर्म यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो देखो साउंड इंजीनियर क्या होता है, पहले तो तुम्हारे हिसाब से साउंड इंजीनियर क्या होता है? साउंड के डायनामिक्स को चेंज करने वाला साउंड इंजीनियर बोलते हैं। मे बी। तुम्हारे हिसाब से कौन होता है? सर मेरे हिसाब से तो साउंड इंजीनियर जो साउंड को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मतलब उसको अच्छा बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। उसको साउंड इंजीनियर बोलते हैं। हाँ और क्या, और तुम बताओ। इंजीनियर जो सिस्टम पे बैठा है सिर्फ। अरे भाई वो प्रोग्रामर भी सिस्टम पे बैठा है। सारे सिस्टम पे बैठते हैं, एडिटर भी बैठते हैं सिस्टम पे। और तुम्हारा नेक्स्ट क्या लिखवा है? नेक्स्ट आपने साउंड डिजाइनर। साउंड डिज़ाइनर तुम्हारे हिसाब से क्या काम करता होगा? साउंड डिज़ाइनर का बेसिकली काम ये है कि किसी भी साउंड को बिल्कुल अलग तरीके से ग्रैंड लेवल बना देना, या फिर किसी भी पूरी साउंड का जो नेचर है उसको चेंज कर देना। बेसिकली देखो साउंड डिज़ाइनर क्या है? साउंड डिज़ाइनर साउंड्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या कुछ भी साउंड से रिलेटेड जब वो उसमें चेंज ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो बेसिकली उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनको साउंड डिज़ाइनर बोलते हैं। अभी ये लोग काम कहाँ करते हैं साउंड डिज़ाइनर्स? ये लोग काम करते हैं जैसे मान लो मूवी है, ठीक है, तो मूवी के अंदर साउंड डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड म्यूजिक, मान लो साउंड डिज़ाइन नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड डिज़ाइनर नहीं देता है। अच्छा साउंड इफेक्ट्स, हाँ
एक वो भी लिख लो, बीजीएम म्यूजिक डायरेक्टर, या वो म्यूजिक डायरेक्टर, चलो वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले इसी का लिखो। साउंड डिज़ाइनर देखो क्या करते हैं, साउंड डिज़ाइनर के अंदर वो लोग हो गए जो एक मूवी का पूरा साउंड डिज़ाइन कर रहे हैं, म्यूजिक नहीं, साउंड। अब साउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, फॉली, हाँ, साउंड के अंदर क्या क्या आ गया। सबसे पहले अब एक फिल्म को इमेजिन करो कि एक फिल्म में साउंड से रिलेटेड क्या होता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली डायलॉग्स वगैरह होते हैं, है ना, डायलॉग्स हो गए। उसके बाद क्या होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे बाहुबली मूवी थी, बाहुबली में सब कुछ वीएफएक्स था, या बहुत सारी जो मूवीज़ हैं जहाँ पे वीएफएक्स वगैरह यूज़ होता है या कुछ भी होता है, तो ऑब्वियसली वीएफएक्स क्या है कि ग्रीन स्क्रीन में तो सारा शूट हो रहा है ना। रियलिटी में तो वहाँ पे अगर नदी है तो नदी नहीं है, वहाँ पे पहाड़ है तो पहाड़ नहीं है, यानी कि जो रियलिटी है वो वहाँ नहीं है। तो वो वीएफएक्स में क्या कर रहे हैं, उसको रियलिटी बना रहे हैं, एक फेक, उसको नकली दुनिया बना रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तक वो जो विजुअल्स है हमारे सामने उसके रियल साउंड नहीं होंगे तो हम कैसे काम करेंगे, वो रियल कैसे लगेगा, रियलिस्टिक लग ही नहीं सकता। तो साउंड डिज़ाइनर का क्या काम है, उसको रियलिस्टिक बनाना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक सीन है जहाँ पे मैं, अब साउंड इंजीनियर क्या काम, साउंड डिज़ाइनर क्या काम करता है वो समझो। जैसे एक गुफा के अंदर जो बाहर एक झरना भी है गुफा के, एंड मैं उस गुफा के अंदर एक चिल्लाता हुआ कोई एक डायलॉग बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो डायलॉग मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया है, स्टूडियो के अंदर। उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, साउंड रिकॉर्डिस्ट, ठीक है, जो कि हो सकता है साउंड इंजीनियर भी हो, या हो सकता है वो साउंड इंजीनियर ना सिर्फ एक रिकॉर्डिस्ट हो, ठीक है। क्योंकि साउंड इंजीनियर में बहुत सारे और भी एस्पेक्ट ऐड हो जाते हैं, लेकिन साउंड रिकॉर्डिस्ट अगर वो है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करेगा। उसका यानी कि काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग का, बाकी ताम झाम देखने का उसका काम नहीं है, उसका सिर्फ काम है रिकॉर्डिंग का। तो हम लेके चलते हैं वो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है अभी सिर्फ, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिस्ट ने रिकॉर्ड किया। अब इस केस में हो सकता है वो साउंड रिकॉर्डिस्ट कौन हो, साउंड डिज़ाइनर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है उसके साथ एक साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब उस डायलॉग को मैंने रिकॉर्ड किया सिंपली एक माइक में। अब माइक मैंने कहाँ रिकॉर्ड, माइक मैंने ऑब्वियसली एक अकूस्टिकली ट्रीटेड, ऑब्वियसली एक परफेक्टली स्टूडियो में रिकॉर्ड किया, तो वहाँ तो बिल्कुल ड्राई रिकॉर्ड हुआ होगा, बिल्कुल ड्राई। तो अब मेरे को उस पर्टिकुलर एक ड्राई जो साउंड है, पहले तो उसको ऐसे डिज़ाइन करना है कि वो ड्राई ना हो, वो जो गुफा के अंदर है मतलब क्लोज टू बिल्कुल रियल लगे कि ये गुफा में ही बोला गया है। तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको क्या चेंज करना होगा, उसकी रिवर्ब तो चलो बात, पहले सबसे पहले उसकी ऑब्वियसली फ्रिक्वेंसी को छिड़कानी करनी होगी, डिज़ाइन करना होगा। या कि जैसे मैंने बताया यहाँ पे मेरी आवाज़ अलग तरीके से सुनाई दे रही है, वहाँ पे मेरी आवाज़ अलग सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि कुछ फ्रिक्वेंसीज वगैरह भी तो चेंज हो रही है ना, फेस कैंसिलेशन और ये सब भी तो हो रहा होगा ना। तो वो एक इस सब को डिज़ाइन करेगा और गुफा को इमेजिन करेगा कि गुफा में आवाज़ कैसी होती है। जैसे तुमने बताया रिवर्ब, यानी कि बहुत ज़्यादा गूंजती है आवाज़, बहुत ज़्यादा कैसी होती है, गूंजी गूंजी सी आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड करके एरी एरी सी। तो उसके लिए वो एक बिल्कुल उसके आसपास का एक रिवर्ब डालेगा उसमें, कि बिल्कुल गूंजती हुई आवाज़ का फील दे, हल्का सा डिले का इफेक्ट दे, वो पूरा केव रिवर्ब करके जो एक प्रीसेट हाँ जो भी है, मतलब ये तो अलग अलग एक प्रीसेट दे दिया उन्होंने, मतलब वो उसको आप डिज़ाइन भी कर सकते हो। एक बहुत एक टेल को डिज़ाइन, वो हम रिवर्ब सीखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे डिज़ाइन होता है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि रिवर्ब वगैरह के थ्रू उसको बिल्कुल रियल बनाने की कोशिश होगी, बिल्कुल रियल। तो वो साउंड डिज़ाइनर उसको पूरा डिज़ाइन कर रहा है। अब एक तो ये हो गया कि डायलॉग्स हैं, अब उसके साथ साथ वहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैं वहाँ पे चला रहा हूँ, जैसे कुछ ऐसा ऐसा करके बोल रहा हूँ, या कुछ भी एक मतलब कोई भी एक एक्शन कर रहा हूँ, तो उसका एक साउंड होता है ना। जैसे रसल्स है मेरे कपड़ों के, या मेरी मूवमेंट्स के साउंड, या ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ देखो साउंड है एक, है ना, इन सब का साउंड है, क्लैप किया इसका साउंड। तो एक जो भी इफेक्ट्स मूवमेंट्स हो रहे हैं डायलॉग के अलावा, उसको भी रिकॉर्ड करना है। तो ये इस पोर्शन में कौन आता है, जिसको रिकॉर्ड करता है उसको हम बोलते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑब्वियसली। और जो रिकॉर्ड जो परफॉर्मर होते हैं उनको हम बोलते हैं फॉली आर्टिस्ट, ठीक है। तो फॉली आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो उस इफेक्ट्स को रिक्रिएट करते हैं बिल्कुल रियल तरीके से, कहाँ पे, स्टूडियो के अंदर। फॉली आर्टिस्ट साउंड डिजाइनर्स होते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, फॉली आर्टिस्ट एक परफॉर्मर है, एक आर्टिस्ट है। जैसे सिंगर है वो एक परफॉर्मर है, वैसे ही फॉली आर्टिस्ट वो क्या कर रहा है, अलग अलग इक्विपमेंट से, अलग अलग चीज़ों से साउंड, जैसे मान लो एक साउंड है ब्रश का, यानी कि ब्रश कर रहा है एक बंदा, मान लो बाथरूम में हम ब्रश करते हुए उसको फ्रेम में दिखा रहे हैं, तो वो फॉली आर्टिस्ट क्या करेगा, वो स्टूडियो के अंदर ब्रश करेगा। अच्छा हाँ, और माइक रिकॉर्डिस्ट जो होगा वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। और जो डिज़ाइनर होगा वो उसको एज इट इज़, क्योंकि ब्रश को
स्टूडियो के अंदर ब्रश करना और बाथरूम के अंदर ब्रश करना डिफरेंट है ना। हाँ तो वो जो साउंड डिज़ाइनर है उसका क्या काम है, वो जो उसने स्टूडियो में ब्रश रिकॉर्ड किया है उसको बिल्कुल ऐसा बनाना, उसको ऐसे डिज़ाइन करना कि वो बिल्कुल कैसा साउंड करे कि वो लिटरली बाथरूम में ही ब्रश कर रहा है बंदा। तो वहीं पे ही क्यों नहीं रिकॉर्ड कर लेंगे? हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। जो वहीं की बात आती है तो वहाँ पे भी रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ हमारा कौन आ जाता है, लाइव लोकेशन साउंड इंजीनियर्स या लाइव लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वहीं पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन वहीं पर मैंने बताया जब लाइव रिकॉर्डिंग होती है उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं हाँ कि इतने सारे क्रू का नॉइस, इतने सारे क्रू का साउंड, और तुम्हारा जो इक्विपमेंट्स है इतने बड़े बड़े, लाइट है, कैमरा है, ये है, वो है, इन सब का भी अपना कुछ कुछ एक नॉइस, हाँ होता है। फैन, एसी, इन सब का नॉइस। तो इसके सब के साथ आपको वो परफेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। तो ये सब आप मैनेज करके रिकॉर्ड कर भी लोगे तब भी रियल तो होगा, क्योंकि उसी पोजीशन में एज ए बिल्कुल उसी टाइम किया है, लेकिन तब भी जो रिकॉर्ड हम कर रहे हैं एक स्टूडियो में उस क्वालिटी के लेवल का नहीं होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हम जब कर रहे हैं वहाँ पे हम पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है, यानी कि साउंड डिज़ाइनर के हाथ में पूरा कंट्रोल है। लेकिन जो जो बंदा लाइव है नहीं, उसके हाथ में पूरा, साउंड डिजाइनर ही स्टूडियो की बजाय अगर वहाँ पे कर ले। देखो मैंने बताया ना, अब मान लो VFX है, हाँ तो VFX में अगर मैं वहाँ पे कर भी लूँगा तो मैं पहाड़ का साउंड कहाँ से, VFX तो ये स्टूडियो में ही हो रहा है ना शूट। ब्रश का एग्जांपल ही लेते हैं हाँ, ना। अगर जैसे ब्रश है हाँ। हम वहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन कंट्रोल में है तो। नहीं अभी हम कर फोले की तरह किसी हाँ, रहे हैं, हाँ, बाद में ही कर रहे हैं हम, हाँ। लेकिन बाद में हम कर ही बाथरूम में रहे हैं। नहीं, अरे तो भाई अलग अलग मान लो, चलो बाथरूम तुम्हें मिल जाएगा, बाथरूम में कर लिया, पहाड़ का रिकॉर्ड करना तुम पहाड़ पे जाओगे, तो इसके लिए ऐसा नहीं होता, बाथरूम में तुम अपने इक्विपमेंट्स लेके जाओगे रिकॉर्डिंग के, डिपेंड भी करता है ना सिस्टम लेके जाओगे, विजुअल में माइक लेके बाथरूम जाओगे बाथरूम में। किसी अलग चीज का है और हम जो कर रहे हैं वो अलग हाँ चीज का है। एग्जैक्टली अब बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट पकड़ा कि मान लो जो विजुअल है हाँ उसमें एक बहुत बड़े बाथरूम का है, बहुत बड़ा लेकिन वो बाथरूम आपके स्टूडियो में नहीं है, आपके पास छोटा बाथरूम है, हाँ तो वहाँ पे वो साउंड ही नहीं आएगा, चेंज हो गया, रियल तो वो भी नहीं हुआ, वहाँ पे अलग अलग साउंड करेंगे ना। तो हमें एग्जैक्ट वही बाथरूम चाहिए, तो अब वो बाथरूम आपको फिर रिकॉर्ड करने जाओगे एक ब्रश के साउंड के लिए, तो आपसे बड़ा कोई गधा नहीं है। टाइम भी बहुत लगेगा। टाइम और प्रोडक्शन कितना वैल्यू बढ़ जाएगी, पैसा कितना लगेगा कि वही बाथरूम ढूंढना। इसीलिए स्टूडियो में हम उसको एक रिकॉर्ड करेंगे, देन उसको हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और जो लाइव रिकॉर्डिंग होती है वो पूरा होता है, जैसे कुछ जैसे तलवार एक मूवी आई थी, उसको नेशनल अवार्ड मिला था तलवार, उसको वो पूरा डिज़ाइन, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, यानी कि लाइव लोकेशन साउंड था सारा। अब लाइव लोकेशन साउंड कहाँ पॉसिबल होता है, जहाँ पे बहुत बेसिक सी लोकेशंस यूज़ की हो, जहाँ पे बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट किया गया हो। ये मैंने सुना है सर, आजकल जो फिल्में बन रही है पिछले 2-3 सालों में उसमें लाइव साउंड सिंक ही हो रहा है। हाँ, सिंग साउंड जिसे बोलते हैं, हाँ हॉलीवुड बहुत सिंग साउंड प्रेफर करता है अगर रियलिस्टिक शूट कर रहा है तो। लेकिन मैंने बताया अगर कोई स्टूडियो शूट हो रहे हैं, VFX हो रहा है, अब जैसे मार्वल वगैरह इन सब की मूवी है, अब ये कहाँ तुम डिज़ाइन करोगे, ऐसी कौन सी लोग है, मार्स में थोड़ी जाकर शूट रिकॉर्ड करेगा, है ना, जहाँ पे तो सबका अपना अपना एनवायरनमेंट है, तो वो सब फेक चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो साउंड को भी तो आपको फेक करना पड़ेगा ना, डिज़ाइन करना पड़ेगा। के चक्कर में तो उनको एनवायरनमेंट बहुत कंट्रोल करना पड़ता होगा। एग्जैक्टली जब हम सिंग साउंड करते हैं तो उस केस में क्या होता है, हाँ मैंने बताया वो ऑब्वियसली एक सिंग साउंड इंजीनियर जो होगा ना भाई, वो वही प्रोजेक्ट्स लेगा जब उसको लगेगा कि ये सारे जो चीज़ें हैं मेरे कंट्रोल में है। अगर उसको लगेगा, मान लो कोई शूट है, एक लोकेशन है, उस शूट के बगल में पीछे बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट है, मान लो वहाँ पे भर 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 करके साउंड आ रहा है, अब उसको वहीं रिकॉर्ड करना है, लेकिन फ्रेम के अंदर हम कहीं नहीं दिखा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के बगल में कंस्ट्रक्शन साइट है, तो अगर हम वहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो कंस्ट्रक्शन का साउंड आएगा सारा। तो इस केस में सारा क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, बकवास, कि यार वो साउंड हमारे फ्रेम में आ रहा है जो कि फ्रेम के अंदर ही नहीं है। तो एक जो जो भी चीज़ें फ्रेम के अंदर है, अगर फ्रेम के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट है तो वो डालना है, वो नीड है, लेकिन अगर फ्रेम के अंदर नहीं है, फ्रेम में हम मान लो फ्रेम में हम दिखा रहे हैं एक अच्छा सा शांत ऑफिस और साउंड में आ रही है कंस्ट्रक्शन, तो आप क्या ही वो फील करोगे, ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाएगी ना। ऑडियंस को मैं बिल्कुल रियल अगर हाँ उसके कंट्रोल में है कि ऐसा कोई साइड है, जैसे एक ऑफिस में हम शूट कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल साउंड जो है बहुत कम है, जैसे क्रू है, जो इक्विपमेंट्स है, इन सबको तो आप कंट्रोल कर सकते हो, इन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो भैया, साइलेंस साइलेंस बोल के चुप करा सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन साइट है, वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, आप उसको कैसे चुप करोगे, वो कहेगा चुप कर, वो कहेगा तू चुप कर, वो क्यों चुप कर, तुम अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आपके कंट्रोल में, अगर आपको लगता है कि पूरा शूट आपके कंट्रोल में है तो आप करोगे, और आपको लगता है कि यार 90% शूट कंट्रोल में, 10% जैसे मान लो 90% शूट आपने जो है बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन में कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर लिया, तो वहाँ पे हमने साफ सारा सारा लाइव रिकॉर्ड कर लिया। अब 10% लोकेशन ऐसी थी जहाँ पे बहुत नॉइसी थी 10% सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, उन 10% का हम
बाद में स्टूडियो में स्टूडियो में डिज़ाइन कर लेंगे, सिर्फ 10% का। लेकिन अगर सारा ही शूट ऐसा होना है जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं है या फिर फेक एनवायरनमेंट में है, जैसे VFX स्टूडियोज़ वगैरह में है, तो उसको तो ऑब्वियसली आपको डिज़ाइन ही करना पड़ेगा ना। तो ये सारा डिज़ाइन से रिलेटेड जितना भी साउंड का काम होता है वो कौन करता है? साउंड डिज़ाइनर्स, ठीक है। सिंग साउंड में भी बाद में तो कुछ एडिटिंग तो करनी पड़ती हाँ होगी। करते हैं ना, वो सिंग साउंड इंजीनियर्स भी साउंड डिज़ाइनर ही होते हैं, हाँ है ना, जो साउंड डिज़ाइनर भी होते हैं और साउंड सिंग साउंड डिज़ाइनर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स, ठीक है, क्लियर है। अब जो साउंड डिज़ाइनर है वो कहीं ना कहीं साउंड इंजीनियर भी ही होता है, ठीक है ना। अब साउंड इंजीनियर का बेसिकली क्या काम आ गया, साउंड इंजीनियर से अगर है कोई तो उसके अंदर सारी टेक्निकलिटीज आ गई, रिकॉर्डिंग, यानी कि रिकॉर्डिंग हो कैसे रही है वो जानना, इक्विपमेंट्स की डिटेलिंग, ठीक है, एनवायरनमेंट की डिटेलिंग, साउंड क्या है, कैसे मूव करता है, कैसे काम करता है साउंड, ठीक है, माइक्रोफोन क्या है, कैसे काम करता है, डिटेलिंग बेसिकली कि टेक्निकल डिटेलिंग्स, एक मशीन कैसे काम कर रही है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, एक माइक को बना रहा है जैसे, तो हो सकता है वो भी एक साउंड इंजीनियर हो, एक इक्विपमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पे भी साउंड इंजीनियर की नीड है। तो साउंड इंजीनियर, सारा साउंड इंजीनियर का मेजर क्या काम आ जाते हैं, टेक्निकलिटीज़, ये सारी टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पे कहाँ पे साउंड ट्रैवल ज़्यादा कर रहा है, इसको कैसे करें, इसको कैसे कंट्रोल करें, क्यों नॉइस है, ये सारी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं वो सारे साउंड इंजीनियर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और थर्ड क्या लिखा है, अब साउंड इंजीनियर जो है वो साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हो सकता है ऑब्वियसली, वो साउंड डिज़ाइनर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग रोल वो एक बंदा प्ले कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर साउंड रिकॉर्डिस्ट कोई अपने आप को बोल रहा है तो मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसको इतनी डिटेल्ड नॉलेज हो कि इस मशीन के अंदर क्या है, इस मशीन कैसे काम कर रही है, ये कन्वर्ट करके कैसे आ रही है, डिटेलिंग हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका काम क्या है, रिकॉर्ड ऑन करना, रिकॉर्ड ऑफ करना, फाइल को सेव करना, बस उसको सिर्फ इतना पता है। और माइक टेक्निक्स रिकॉर्डिस्ट को बस इतना पता है कि माइक कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अब वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल इशू हो गया तो फंस जाएगा, क्योंकि वो डिटेल्ड उसने उस टॉपिक से लेके स्टडी नहीं की है। लेकिन जो साउंड इंजीनियर है उसको सब पता है कि सिग्नल कैसे फ्लो करता है, साउंड कैसे फ्लो करता है, ये सब क्या है, साउंड क्या है, सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है, ये सब उसको पता है। लेकिन आप एक रिकॉर्डिस्ट से ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको बताए, क्योंकि वो रिकॉर्डिस्ट है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है, क्लियर है। साउंड इंजीनियर से आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसको मैक्सिमम सब कुछ पता हो, ठीक है। अब साउंड इंजीनियर्स भी अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं तो वो उसी फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि उस बंदे को ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। थर्ड क्या लिखवाया मैंने, म्यूजिक प्रोड्यूसर, थर्ड साउंड रिकॉर्डिस्ट था, फिर साउंड रिकॉर्डिस्ट भी क्लियर हो गया क्या होता है, अब सही तो है। सर वो जो एक माइकिंग मतलब जो होती है, जैसे मैंने कई बार सुना है कि पहले अरिजीत सिंह 10-15 साल पहले अभितम के स्टूडियो में सिर्फ रिकॉर्डिस्ट था, वो माइक लगाता था सिंगर्स के आने के बाद, तो वो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुआ फिर। हाँ देखो साउंड रिकॉर्डिस्ट और मैं बताता हूँ एक क्या होते हैं, कुछ एक और फील्ड आप ले सकते हो, एक हेल्पर भी होते हैं, जिनको हम असिस्टेंट भी बोल सकते हैं। स्पॉट बॉय हो गया एक तरीके से। हाँ वो लोग क्या करते हैं, वो स्पीकर ऑन करना, मॉनिटर ऑन करना, ऑफ करना, माइक लगाना, स्टैंड लगाना, वो ये सब काम करते हैं। अब उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि उनको रिकॉर्डिंग आती हो सकता है आती हो, जैसे कुछ होते हैं ट्रेंड, जैसे आप जा रहे हो मुंबई तो आपको जाते भैया सीट नहीं मिल जाएगी रिकॉर्डिंग के लिए, आपको ये सब करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन आपको ये सब आता है, आप हो इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, आप हो साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रॉपर, आपको आता है, लेकिन आप वो काम भी कर रहे हो। लेकिन अगर वो काम कर रहा है, कोई एक नॉर्मल बंदा भी वो काम कर सकता है ना, उसको बस बताना ही तो है भाई ये माइक ऐसे लगता है, वैसे लगता है, ये स्टैंड ऐसे लगता है, ये माइक ऐसे खुलता है, ठीक है, ये ऐसी स्विच से बंद होता है, ये तो बेसिक है, तो कोई भी कर लेगा भाई, चलता फिरता भी, उसको बस 1-2 दिन समझाना है। तो उससे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये सिग्नल फ्लो कैसे होता है, व्हाट इज साउंड, साउंड के करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, साउंड जैसे हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, ये सब एनवेलप क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, ये सब उसको नहीं पता होगा भाई। अब जो उसको इनफैक्ट ये भी नहीं पता होगा रिकॉर्ड कैसे करते हैं, उसको बस केबल लगाना और हटाना आता है। अब जो रिकॉर्डिस्ट है उसको वो भी पता है, ये भी पता है, समझ रहे हो। तो रिकॉर्डिस्ट और थोड़ा आगे आ गया, केबल्स की भी नॉलेज होगी, किस केबल से हाँ किस केबल से क्या है, सिग्नल कैसे फ्लो हो रहा है, कौन सा सिग्नल, जैसे लो जेड साउंड होते हैं, हाई जेड माइक्स होते हैं, लो जेड हाई जेड माइक में क्या होता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिस्ट है तो उसको ऑब्वियसली जो उसके इक्विपमेंट्स हैं, जो उसके यूज़ के इक्विपमेंट्स हैं, उसके बारे में तो पता होगा। लेकिन उससे म्यूज़िक के बारे में पूछोगे तो उसको नहीं पता होगा कि ये कॉर्ड क्या है, वो कॉर्ड क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उसको नहीं पता होगा। माइक प्लेस कर देगा और रिकॉर्ड का बटन ऑन कर देगा बस, और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को फिक्स करना उसका काम है, रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। उसको साउंड डिज़ाइन नहीं आता, उसको म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं आता, प्रोग्रामिंग नहीं आती, म्यूज़िक बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना आता है, उसका काम रिकॉर्ड करना है,
ठीक है। अब मैंने बताया वो साउंड इंजीनियर भी हो सकता है, वो साउंड डिज़ाइनर भी हो सकता है, वो हो सकता है एक म्यूज़िक डायरेक्टर भी हो सकता है एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हो। लेकिन ये एक फील्ड में बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिस्ट का मेनली ये काम है, ठीक है। आगे क्या है, म्यूजिक प्रोड्यूसर। अब म्यूज़िक प्रोड्यूसर कौन होते हैं? म्यूज़िक प्रोड्यूसर बेसिकली तुम्हारे हिसाब से बताओ कौन होते हैं? जो पैसा लगा रहे हैं। यही वो- सबसे बड़ा गलत मिस कॉन्सेप्ट है। लोगों को ये अच्छा। लगता है कि तुम्हारे हिसाब से क्या है म्यूज़िक प्रोड्यूसर? जो पैसा लगा रहे हैं। नहीं, म्यूजिक प्रोड्यूसर वो है जो सॉफ्टवेयर पे म्यूजिक बना रहा है। तुम्हारे हिसाब से क्या है? हाँ म्यूजिक प्रोड्यूसर यही इन्होंने पैसा बोला। लगाते हैं। ना 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 मतलब फिल्म जो प्रोड्यूसर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी तो बना पैसा भी ही रहा हो, कमाते हैं। पैसे वैसे भी लगा रहा हो, और मतलब म्यूजिक पैसे भी लगा रहा हूँ, हाँ तो ये गलत है। अब जैसे प्रोड्यूसर के जैसे नाम सुनते हैं, जैसे मैं अपना भी बताऊं कि जब इस फील्ड आने से पहले जैसे मेरे एक जानने वाले थे, वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे। हाँ। अपने उन्होंने प्रोफाइल में म्यूज़िक प्रोड्यूसर लिख रखा था, तो मेरे को ये लगता है कि ये म्यूज़िक में पैसा लगाते होंगे। तो मैंने उनसे पूछा भी था ना कितना पैसा लगा देता हो तो कहता कितने पैसे, तो उसको बाद में समझ में आया कि अच्छा ये प्रोड्यूसर को ये बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, म्यूज़िक प्रोड्यूसर पैसा वाला कोई सीन नहीं है प्रोड्यूसर का। अच्छा। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? बनाना, बनाना, है ना, कुछ बनाना, कुछ पैदा करना, म्यूजिक बनाना। है ना। तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर का मतलब वो म्यूज़िक को बना रहा है, वो म्यूज़िक को क्रिएट कर रहा है, पैदा कर रहा है। तो जितना भी आप जो आर्टिफिशियली म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि जो डिजिटलाइज्ड ये सारी जो चीज़ें हम म्यूज़िक प्रोड्यूस, जैसे गिटार है, मान लो एक गिटारिस्ट है। गिटारिस्ट कौन है? जो गिटार को प्ले कर रहा है, वो उस गिटार के थ्रू एक म्यूज़िक को बना रहा है, पैदा कर रहा है, यानी कि हिट करके निकाल रहा है। जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर है वो इन सब के थ्रू, यानी कि इन इक्विपमेंट्स के थ्रू म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो भी म्यूज़िक बनाता है इनके थ्रू, उसको हम बोलते हैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स। फॉर म्यूजिक एग्जांपल, प्रोड्यूसर को नॉलेज सबकी होती है, लेकिन लगाता वो पैसा। जैसे फिल्म में पैसा वाला कोई सीन सबको नहीं है। सुपरवाइज तो प्रोड्यूसर ही करता है हाँ ना। हाँ, और प्रोड्यूसर उसके नीचे डायरेक्टर होता है, उसके नीचे बाकी आता है क्रू। सबसे ऊपर तो प्रोड्यूसर होता है ना, जिसे सब पता भी है वो और प्रोड्यूसर पैसा भी है, लगा वो रहा फिल्म प्रोड्यूसर है, वो फिल्म पे पैसा लगा रहा है, वो फिल्म बना रहा है, फिल्म बना रहा है ना वो हाँ। वो फिल्म बना रहा है। वो फिल्म कहाँ से कैसे बना रहा है? बाकी लोगों के थ्रू, पैसा वो लगा रहा तो है। वही तो होगा ना फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, नहीं, जो पैसा लगा रहा है और बता रहा है कि ऐसे ऐसे बनाना है। वो म्यूज़िक डायरेक्टर होगा, उसको डायरेक्ट करना। देखो म्यूज़िक प्रोड्यूसर म्यूजिक बेसिकली, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बताएगा, डायरेक्टर सबको डायरेक्ट नहीं करेगा। नहीं नहीं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर एक वो इंसान है जो म्यूज़िक को बना रहा है, जो म्यूज़िक को क्रिएट कर रहा है, उसको हम म्यूज़िक प्रोड्यूसर बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है केस। फिल्म वाला सीन नहीं है। हाँ, यानी। फिल्म वाला सीन नहीं है, ठीक है। ठीक है। वो एक मान लो एक सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रहा है बंदा, तो वो भी देखो सॉन्ग कौन प्रोड्यूस करता है मैं बताता हूँ। सॉन्ग बनते हैं या तो फिल्मों के लिए, उस पर पैसा कौन लगा रहा है? प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूस, क्लियर है। या बनते हैं म्यूजिक वीडियोस के लिए, म्यूजिक वीडियोस के लिए पैसा कौन लगा रहा है? जो उस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो का प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय दिस म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय दिस। तो म्यूजिक प्रोड्यूस्ड बाय दिस का मतलब है म्यूजिक जो है वो इसने बनाया है, और जो प्रोड्यूस्ड बाय दिस है वो है इस प्रोजेक्ट किसने, इस बंदे ने बनाया। फाइनेंसर एक तरीके से फाइनेंसर। तो जो हम एक प्रोड्यूसर बोलते हैं तो वो एक फाइनेंसर के टर्म में बोल रहे हैं, लेकिन जब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर बोल रहे हैं तो वो हम म्यूजिक के टर्म में बोल रहे हैं कि म्यूजिक को प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि प्रोड्यूस, यार साउंड प्रोड्यूस करो, साउंड को बनाओ, तो वो बना रहा है इसको। प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन क्या है, बनाना ही तो है, तो वो प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। क्लियर है? तो ये डाउट मत रखना कि म्यूजिक प्रोड्यूसर पैसे लगा के गाना बना रहे हैं, ये सीन नहीं है, ठीक है। म्यूजिक को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो म्यूजिक को प्रोड्यूस किसी भी थ्रू कर सकते हैं, किसी के भी थ्रू। म्यूजिक प्रोड्यूसर लाइक ए आर रहमान, सचिन जिगर। अब जैसे ए आर रहमान म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है। हाँ। विशाल मिश्रा को भी ले सकते हो, नया एक बंदा है जो, सचिन जिगर हो गया। विशाल भारद्वाज। हाँ विशाल भारद्वाज का मेरे को नहीं पता, वो Producer तो नहीं प्रोड्यूसर होगा नहीं है, वो म्यूजिक डायरेक्टर हो गया। Director अब मैं है। बताऊंगा म्यूजिक डायरेक्टर में क्या डिफरेंस हाँ। होता है। जैसे अन्नू मलिक हैं, हाँ। या अपने पुराने जैसे स्माइल हिमेश, दरबार थे, हिमेश हो गया। हिमेश थे, ये लोग क्या थे, और अभी एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो गया, अभी का जो हाँ। एक फ्लो है वो कैसे चेंज हो गया अभी क्या, ठीक है। ठीक है। म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए हो गया। हाँ, clear नेक्स्ट हो है गया। क्या? म्यूजिक प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग, म्यूजिक प्रोग्रामर, ठीक है। तो म्यूजिक प्रोग्रामर क्या है? जो म्यूजिक को प्रोग्राम कर रहा है। म्यूजिक प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम वर्ड क्या है? कंप्यूटर आ गया ऑब्वियसली। तो कंप्यूटर के थ्रू जो भी म्यूजिक को प्रोग्रामिंग करता है, यानी कि प्रोग्राम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं म्यूजिक प्रोग्रामर। यानी कि मैं किसी भी एक पर्टिकुलर साउंड को, जैसे मान लो किक है, एक ऑप्शन है कि मेरे को ड्रम सेट है मेरा, मान लो रिदम सेक्शन में मैंने ड्रम सेलेक्ट किया है कि मैं ड्रम का साउंड लूँगा। एक ऑप्शन है कि मैं सीधे क्या करूँ, लाइव साउंड को रिकॉर्ड करूँगा ड्रम के। तो इसमें मेरे को देखो, अब समझना, मेरे को क्या चाहिए? एक ड्रमर चाहिए, एक अच्छी सी ड्रम किट चाहिए जो बहुत अच्छी साउंड करती हो, ऑब्वियसली ड्रमर के स्किल चाहिए बहुत अच्छे।
एक अच्छा स्टूडियो चाहिए जहाँ पे मैं प्रॉपर ड्रम रिकॉर्ड कर सकूँ। ऑब्वियसली वहाँ पे अच्छे माइक्स चाहिए जो ड्रम को रिकॉर्ड करेंगे। और क्या चाहिए, एक अच्छा रिकॉर्डिस्ट, साउंड रिकॉर्डिस्ट जो चाहिए। कितने बंदे हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बंदे चाहिए। पाँचों पैसे लेंगे, कोई कुछ अलग अलग लेंगे। ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी अलग ही लेवल की होगी, लेकिन कितना एक्सपेंसिव है और कितना टाइम टेकिंग है कि रिकॉर्डिंग करना एक बंदे के साथ कितना घंटों पूरा गाना और उसके बाद उसको फिर प्रोसेस करना, ये सारी चीज़ें कितना टाइम टेकिंग है। एक ये है। अब एक ऑप्शन क्या है, एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास, एक बंदे के पास, कि वो या तो ये प्रोसेस के थ्रू रिकॉर्ड करे, ये सब करे 5 बंदों के थ्रू। एक है वो सीधे म्यूजिक प्रोड्यूसर को पकड़े, एक म्यूजिक प्रोड्यूसर को पकड़े जो कि म्यूजिक प्रोग्राम करेगा, किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू। अब कितने बंदा यहाँ पे लगा, एक बंदा बस। वो क्या करेगा, सैम्पल्स निकालेगा परफेक्टली, जो भी क्लाइंट को किट जिस तरह का भी साउंड चाहिए क्लोज टू उसके सैम्पल निकालेगा, उससे रिलेटेड धुमचिक दागचिक करेगा इन कीबोर्ड के थ्रू और उसको प्रोसेस करके जैसा उसको चाहिए वो वैसा भेज देगा। तो यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे 5 बंदे। अगर टाइम की बात करें तो ये एक बंदा ऑब्वियसली क्योंकि ये अकेला काम कर रहा है और सिस्टम में काम कर रहा है तो इनसे जल्दी काम कर देगा और सस्ता काम कर देगा। हाँ, अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करो तो 19-20 का फ़र्क तो होगा इसमें और इसमें, क्योंकि इसमें पैसा भी ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है और लेयर्स भी ज़्यादा है, लोग भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली इसमें रियल साउंड आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसमें हो सकता है कुछ सैम्पल्स थोड़े से 19-20 का फ़र्क रहे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, कॉस्ट पे, कितना बजट है उस पर, किस लिए प्लेटफॉर्म क्या है उसके लिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किन मॉनिटर्स किन चीज़ों में ये सब चलेगा, किस में साउंड आएगा, इन सब से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो म्यूज़िक प्रोग्रामर क्या करता है बेसिकली, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक को प्रोग्राम करता है कंप्यूटर में बैठ के, प्रोग्रामिंग करना म्यूज़िक की, उसको हम म्यूज़िक प्रोग्रामर बोलते हैं। सॉफ्टवेयर ऑपरेटर बोले तो चलेगा, नहीं। सॉफ्टवेयर चलाने वाला नहीं वो नहीं आएगा। नहीं, सॉफ्टवेयर ऑपरेटर तो सॉफ्टवेयर चला रहा है। अब सॉफ्टवेयर में तो हज़ारों चीज़ें होती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ म्यूज़िक बना रहा है ना, मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर सकते हो, साउंड डिज़ाइन भी तो आप सॉफ्टवेयर में ही करोगे, तो आप उसको सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर तो बोल ही नहीं सकते। तो म्यूज़िक प्रोग्रामर है वो म्यूज़िक को प्रोग्राम कर रहा है सॉफ्टवेयर के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, म्यूज़िक अरेंजर। तो म्यूज़िक अरेंजर एक बहुत अच्छा एक अलग फील्ड है जो लोग कंफ्यूज भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है। म्यूज़िक अरेंजर क्या होते हैं, जैसे एक बंदा जो कि म्यूज़िक को अरेंज करेगा। अब अरेंज क्या है, अरेंजमेंट्स, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे एक सॉन्ग है 4 मिनट का, म्यूज़िक डायरेक्टर है एक, मान लो एक सॉन्ग कंपोज हो गया है, एक सॉन्ग सब कुछ फाइनल हो गया है, म्यूज़िक डायरेक्टर के पास आइडियाज़ हैं, सब कुछ है। अब उसने क्या किया, एक म्यूज़िक अरेंजर को हायर किया कि भाई मेरे गाने को आप अरेंज करो, यानी कि इसका म्यूज़िक अरेंज करो। म्यूज़िक अरेंज क्या, कि आप ये बताओ कि इस गाने में इस पर्टिकुलर पोर्शन में कौन से इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, क्या चीज़ें आनी चाहिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए, कब क्या आए कब क्या जाए, यानी कि अरेंज करना। वो सारा काम कौन करता है, म्यूज़िक अरेंजर। कि इस जगह पे वो गिटार आएगा, इस जगह पे पियानो आएगा, किस तरह का पियानो आएगा, वो ये सारी चीज़ें म्यूज़िक अरेंजर का काम होता है। साउंड को सिलेक्शन ऑफ साउंड्स, हाँ, और सिलेक्शन ऑफ स्पेसिस की कहाँ पे कौन सा साउंड किस किस पोजीशंस में सॉफ्टवेयर में करना है। हाँ, मतलब वो सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, वो लाइव भी कर सकता है, वो लाइव भी अरेंज करा सकता है कि एक लाइव रिकॉर्डिंग करा रहा है एक अरेंजर की बैठ के कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में मेरे को ये गिटार चाहिए है, तो वो डायरेक्टर के साथ बैठ के साउंड म्यूज़िक को अरेंज करा रहा है कि यहाँ पे ये चाहिए, ये चाहिए। भी नहीं होगा कि वो सॉफ्टवेयर में लेयर बना के दे देगा। सॉफ्टवेयर में भी लेयर बना सकता है, वो लाइव भी बना सकता है, मैं कहता लाइव हूँ की ही सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली। लेकिन अब वो साउंड, अब जो म्यूज़िक अरेंजर है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में म्यूज़िक डायरेक्टर्स ही होते हैं। जैसे रहमान का केस है, रहमान म्यूज़िक अरेंजर खुद भी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं। लेकिन कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं जो अरेंज में इतने एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो प्रेफर करते हैं कि एक म्यूज़िक अरेंजर को हायर कर लें। या मान लो कोई एक बंदा है जो एक पर्टिकुलर जॉनर में बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसके पास कोई एक नया जॉनर का काम आया, तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता कि उसमें कैसे अरेंज किया जाता है, उसमें क्या चीज़ें यूज़ होती है, तो वो एक उस पर्टिकुलर जॉनर के एक अरेंजर को हायर करेगा। देन वो अपनी स्पेशलिटी दिखा के उसको उसके नीड के अकॉर्डिंगली अरेंज करके देगा, सजेशंस देगा। लेकिन ऑब्वियसली जो डिसीजन है, जो फाइनल डिसीजन है, वो फाइनल कॉल्स किसकी है, म्यूजिक डायरेक्टर की। क्लियर है? यानी कि अगर अनु मलिक ने हमेशा 90s ही बनाया, उसको कोई बोल दे डबस्टेप एल्बम बनाने के लिए, हाँ, तो नहीं वो बना नहीं पाएगा। पाएगा। तो उसके लिए उसको वो बना लेगा, तो वो एक हो सकता है एक म्यूजिक अरेंजर जो उस तरह का करता हो, वो अरेंज करके दे उसको। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर एक बहुत बड़ी फील्ड है जहाँ पे यहाँ पे इंडिया में ज़्यादातर ये म्यूज़िक डायरेक्टर टर्म यूज़ होती है। ठीक है, बाहर तो अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, सॉन्ग राइटर हो गए। अब जैसे सॉन्ग राइटर है, सॉन्ग राइटर क्या होते हैं तुम्हारे हिसाब से, सॉन्ग राइटर क्या होते हैं?
तुम्हारे हिसाब से क्या होता है हाँ सॉन्ग, जो लिरिक्स लिखता है। तुम्हारे हिसाब से? सॉन्ग राइटर वो है जो गाने का स्वरूप डिसाइड करे। एग्जैक्टली, सॉन्ग राइटर लिरिक्स नहीं लिखते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं वो जो लिरिक्स लिखते हैं। यस। सॉन्ग राइटर सॉन्ग को लिखते हैं, इसको यानी कि कंपोज करते हैं, उसकी म्यूजिक को लिखते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये कॉम्पोजिशन है, ये नोट्स हैं, नोटेशन ये है, तो वो जो साउंड जो सॉन्ग को कंपोज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सॉन्ग राइटर। तो एक ये भी फील्ड है जिसको आप लिख सकते हो सॉन्ग राइटर। क्योंकि ना ये वेस्टर्न में सॉन्ग राइटिंग यही होती है। जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल लव योर सेल्फ सॉन्ग सुना है किसी ने? लव योरसेल्फ शायद सुना होगा। जस्टिन बीबर का हाँ, लव हाँ, योर सेल्फ। सुना है। अब वो गाना का सॉन्ग राइटर कौन था? एड शेरन। अच्छा। हाँ, अब ओके। उसने वो गाना लिखा है, यानी कि अब लिरिक्स नहीं लिखे हैं। लिरिक्स राइटर ऑब्वियसली हो सकता है वो हो या कोई और हो, वो लिरिसिस्ट होगा, लेकिन उसने सॉन्ग का पूरा कंपोज किया है Compose। एंड देन उसके म्यूजिक वगैरह का आगे काम किया होगा। अब ये भी हो सकता है कि एक बंदा है सॉन्ग राइटर जिसने पूरा कंपोज कर दिया, लेकिन म्यूजिक कोई और दे रहा है। म्यूजिक कौन दे रहा है? म्यूजिक प्रोड्यूसर दे रहा है। क्लियर है? अब दो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। अब एक केस हो सकता है कि उसी बंदे ने सॉन्ग राइट किया एंड उसी ने म्यूजिक प्रोड्यूस किया म्यूजिक प्रोड्यूस एंड म्यूजिक प्रोग्राम भी उसी ने किया, म्यूजिक अरेंज भी उसी ने किया। सर तो म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर एक होते हैं? मैं बता रहा हूँ। अब म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है? म्यूजिक डायरेक्टर को समझो। म्यूजिक डायरेक्टर बेसिकली वो हो गए जो म्यूजिक को डायरेक्ट करे। जैसे फिल्म डायरेक्टर क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? फिल्म डायरेक्टर वो है जो सिलेक्शन ऑफ गुड टेक करे, क्योंकि 10 टेक तो उसने ले लिए, बट सिलेक्शन उसका डिसीजन अरे यार हाँ वो तो है, लेकिन उससे पहले सब कुछ कि सुपरवाइजर होता है एक डायरेक्टर। हाँ, एक तरीके से। डायरेक्टर हर चीज़ मतलब को बेसिकली supervise जैसे मान लो करता है। एक स्क्रिप्ट आई, हाँ, यानी कि वो स्क्रिप्ट किसने लिखी? स्क्रिप्ट राइटर ने। राइट। अब वो हो सकता है वो डायरेक्टर भी स्क्रिप्ट राइटर ये भी हो सकता है, हाँ। लेकिन मान लो हम दूसरे बंदे से स्क्रिप्ट लिया हमने। अब डायरेक्टर का क्या काम है? वो स्टोरी वो स्क्रिप्ट पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसके अकॉर्डिंगली सब डिज़ाइन करेगा हाँ। कि क्या शूट करना है, कहाँ शूट करना है, कैसे शूट करना है, किसके साथ शूट करना है। ये सब किसके कॉल्स हैं? एक डायरेक्टर के। देन वो शूट करेगा। शूट कौन कर रहा है? डीओपी, है ना? लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा है, मेरे को भाई ये शॉट चाहिए, ऐसे शॉट चाहिए, ये शॉट चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये सब डायरेक्टर सबको डायरेक्ट कर रहा है। सुपरवाइजर है हाँ वो हाँ, सबका। एक तरीके से उसको डायरेक्ट कर रहा है। हाँ। ठीक है। अब म्यूजिक डायरेक्टर भी क्या कर रहा है कि एक लिरिक्स आए, लिरिक्स राइटर ने ला के एक लिरिक्स दिए। अब हो सकता है वो लिरिक्स राइटर वो खुद भी हो सकता है या वो किसी और के भी ले सकता है। अब लिरिक्स आए मेरे पास एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास। अब म्यूजिक डायरेक्टर क्या कर रहा है कि ये गाना, ये लिरिक्स जो है, ये एक फिल्म के लिए वो बना रहा है। तो वो क्या फिल्म है, कैसी सिचुएशन है, किस तरह का गाना चाहिए, है ना, किस तरह से इस गाने को बनाऊं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मेरे को चाहिए इसमें, किससे गवाऊं, किससे का ये मिक्सिंग करवाऊं, किससे मास्टरिंग करवाऊं, ये सारे डिसीजन और ये सारे जो चीज़ें हैं एक सॉन्ग को बनाने के, ये सारे किसके हाथ में होते हैं? म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में। ठीक है। अब इसको कैसे कंपोज करूं, ये भी एक म्यूजिक डायरेक्टर के हाथ में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लिरिक्स आया, अब उसको म्यूजिक वो कंपोज कर रहा है। अब हो सकता है उसके पास एक सॉन्ग राइटर एक उसने असिस्ट रख रखा हो, या उसने हायर कर लिया हो वो गाना किसी से सॉन्ग राइट यानी कि जो कि प्रोड्यूस होता है usually। कंपोज करा लिया हो, और देन उसको उस लिरिक्स एंड उस कॉम्पोजिशन को वो अपने अकॉर्डिंगली पूरा बनाए। डायरेक्ट करेगा, डिज़ाइन करेगा, इसको मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कराऊंगा, इससे कराऊंगा, उससे गवाऊंगा। ये सारे डिसीजन, ये सारी चीज़ें एक म्यूजिक डायरेक्टर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? म्यूजिक यानी डायरेक्टर कि का आई थिंक विशाल भारद्वाज म्यूजिक डायरेक्टर है, संजय लीला भंसाली म्यूजिक डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। लेकिन उनको करवा लोगे प्रोग्रामिंग वगैरह तो फंस जाएंगे। उनको पता भी नहीं होगा सॉफ्टवेयर कैसे ऑन Exactly. करना होता है। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्हें ये पता, उनके दिमाग में ये है कि हाँ। ये गाना इस फील्ड में मैं करवाऊंगा, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मैं यूज़ करवाऊंगा, इस सिंगर से गवाऊंगा, है ना, इतनी लाइन गवाऊंगा, उतनी लाइन गवाऊंगा, 5 मिनट का बनाऊंगा, 4 मिनट का बनाऊंगा, 3 मिनट का बनाऊंगा। ये सारे कौन से सारे डिसीजन हैं म्यूजिक डायरेक्टर के। ठीक है, क्लियर है? ठीक। आगे क्या है? मिक्सिंग इंजीनियर। मिक्सिंग इंजीनियर क्या करता है? अब पूरा ये सारे जब काम वाम होकर आ गए, तब उसके पास फाइल्स आएंगी अलग 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 ट्रैक्स की, इन सब चीज़ों की। देन उन अलग 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 ट्रैक को एक ट्रैक बनाना, कि एक जैसा बनाना, एक तरह से मिक्स करना मिक्सिंग इंजीनियर का काम है। यानी कि वो बेसिकली क्या कर रहा है मतलब कि उसकी अरेंजमेंट तो आएगी ना। नहीं, अरेंजमेंट तो वो तो म्यूजिक हो करे, गई। वो कुछ नहीं उसमें काटा पीटी कर सकता हाँ। कि यार ये गिटार अच्छा नहीं लग रहा, मैंने डाला, मैंने ऐसे नहीं करेगा। अरेंजर मिक्सिंग इंजीनियर सिर्फ उसके mix करेगा ना। उसके हाँ। उनके मतलब ट्रैक्स उसके के पास साउंड्स, अरेंज होके आएगा उसका सारा हाँ सामान, सब उसको बस कुछ उसमें mix आएगा। करना हाँ है। उसके पास 10 20 50 100 फाइल्स आ गई। अब उसको मिक्स करना है आपस में, साथ में मर्ज करना है, एक साथ एक साउंड बनाना है, जो अलग अलग है उनको एक जैसा साउंड बनाना है, एक साउंड बनाना है। वो मिक्सिंग इंजीनियर का काम। अब उसमें वो उसको साउंड के साथ छेड़खानी करेगा, साउंड के साथ खेलेगा ऑब्वियसली, तभी बनाएगा। तो इन तरह से वो एक
लेवल्स वगैरह इन और सबको उसके करके पास ये भी मिक्स होता कर रहा है। होगा कि जैसे कल जो हम गाना सुन रहे थे परसों, भाई इस टाइम पे ये लीड में है, वो लीड में है, वो उसके पास ये सारे इंस्ट्रक्शन कॉल्स, होती है, ये सारे साउंड्स के जो इंस्ट्रक्शन उसके पास होती हैं ये सब। हाँ नहीं ऑब्वियसली वो तो ट्रैक्स ही सुन लेगा, ट्रैक से सुन के उसके वो पास 100 डिसाइड ट्रैक कर आ ही गए, लेता है वो। एक बार एक सैम्पल ट्रैक हाँ। भी भेजा जाएगा उसको, एक डेमो ट्रैक भेजा गया जिसको हाँ। हम लोग प्री मिक्स बोलते हैं। हम्म। प्री मिक्स आता है, प्री मिक्स में सारा होता है कि ये ट्रैक मैं ऐसे चाह रहा हूँ, ये ऐसे चाह रहा हूँ, यहाँ ये पैन हो, यहाँ ऐसी चीज़, ये प्री मिक्स में होता है। मतलब ये सब उन्हें लेकिन बताया ये जाता है ना। हाँ, लेकिन ये भी कॉल मिक्सिंग इंजीनियर की होती है। अगर म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है कि लेफ्ट में चाहिए, अगर उसको वो पर्टिकुलर साउंड लेफ्ट में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो राइट में डाल सकता है, वो उसको सजेस्ट करेगा कि भाई यार राइट में अच्छा लग रहा है। हाँ। अब डायरेक्टर की कॉल है कि वो राइट में चाहता है कि नहीं, हाँ। लेकिन जनरली वो लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं टेक्निकल कामों में। वो कहते हैं भाई तेरे को जैसा अच्छा लग रहा है मिक्स करके दे, वो सुनते हैं, हाँ। फील करते हैं, उन्हें अगर कुछ कमी लगती है तो बताते हैं, वो फिक्स होकर आ जाता है। मिक्सिंग इंजीनियर क्लियर है? Yes. मिक्सिंग इंजीनियर का काम है मिक्स करना, अलग अलग ट्रैक को एक ट्रैक में बनाना। मास्टरिंग इंजीनियर। ठीक है, मास्टर। अब है मास्टरिंग इंजीनियर। मास्टरिंग इंजीनियर कौन होते हैं? मास्टरिंग इंजीनियर बेसिकली मास्टर्स पे काम करते हैं। जो भी एक मिक्स होता है, मिक्स होके अलग 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 ट्रैक को बना के एक ट्रैक बना दिया, फिर उस मास्टरिंग इंजीनियर का बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे काम होता है कि उसकी लाउडनेस को लेके काम होता है कि कितना लाउड हो ट्रैक, कितना ना हो, किस तरह, जैसे रेडियो के लिए जा रहा है तो रेडियो के लिए मास्टर करना, थिएटर के लिए जा रहा है तो थिएटर के लिए मास्टर करना, फ़ोनों में सुनेंगे लोग, इधर उधर सुनेंगे तो उसके लिए मास्टर करना। तो बेसिकली मास्टरिंग इंजीनियर क्या करता है? फाइनल टच देता है, फाइनल प्रेजेंटेशन पूरी करता है, तो मिक्सिंग एक वाला क्या फाइनल करता टच है। है? मिक्सिंग इंजीनियर्स भी मास्टरिंग करते हैं। जैसे कुछ मिक्सिंग इंजीनियर्स होते हैं जो मास्टरिंग इंजीनियर्स भी होते हैं, लेकिन एक वही है कि यार एक बंदे, जैसे मैंने बताया नहीं, मिक्सिंग और मास्टरिंग में तो काम में भी बहुत ज़्यादा फर्क है। मास्टरिंग में कम काम होता है, मिक्सिंग में हाँ ज़्यादा काम हाँ, होता है। मिक्सिंग में अलग 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 ट्रैक पे काम हो रहा है, मास्टरिंग में मतलब एक ट्रैक पे मास्टर काम हो रहा है, ट्रैक जो हो रहा है। एक मास्टर पे हो रहा है, यानी कि एक ट्रैक पे हो रहा है तो पूरा। फिर उसे हम मिक्सिंग मास्टरिंग को अलग नाम क्यों दे दिया? वो मास्टरिंग इंजीनियर्स अलग भी होते हैं ना, उसके लिए अलग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, अलग 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 स्किल है, वो studios होते हैं अलग उनके। अलग स्टूडियोज़ होते हैं, अलग मॉनिटर्स चाहिए होते हैं कभी कभी, अलग टेक्निक्स चाहिए होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अलग माइंड चाहिए होता है। क्योंकि एक बंदा जब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो एक फ्रेश हेड चाहते हैं लोग, कि एक दिमाग, एक नया ऐड हो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जो अपने एक अलग ही कुछ ही आइडिया से कुछ इसको निकाल के दे। और मास्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि अच्छा, फाइनल टचअप है नहीं, एक लेकिन ऑडियो को पूरे होने मास्टरिंग के लिए। इंजीनियर को तो सिर्फ अपना वो डिसाइड करना है ना, जिस प्लेटफॉर्म पे जाएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। उसमें ज़्यादा बहुत सारे टेक्निकल तो कुछ एस्पेक्ट नहीं होते हैं, होता। जब हम मास्टरिंग सीखेंगे तब तुम्हें और समझ में आएगा। लेकिन मास्टरिंग में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। बेसिकली आप सिंपल टर्म में बताऊं तो फाइनल टच है, अब वो मास्टर्स पे काम होता है, यानी कि मास्टर्स मास्टर लेवल का 100 काम ट्रैक का एक ट्रैक बन गया, अब उस एक ट्रैक पे मास्टरिंग इंजीनियर काम करेगा। अब वो अलग अलग तरह से काम करता है, तो उसकी उसमें लाउडनेस वो पे काम करता है, उसके फ्लो पे काम करता है, ठीक है, उसके क्या कहते हैं कि वो किस प्लेटफॉर्म के लिए डिज़ाइन है उसके लिए काम करता है, किस ऑडियंस के लिए डिज़ाइन है उसके लिए काम करता है। मासी सॉन्ग है तो वो मास ऑडियंस के लिए डिज़ाइन करेगा, क्लासी सॉन्ग है तो वो क्लास ऑडियंस के लिए डिज़ाइन करेगा, मास्टर करेगा। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट, अलग 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 पॉइंट्स होते हैं जो मास्टरिंग इंजीनियर्स के हेड में होते, उस टाइम पे रहते हैं आइडियाज़ में, एंड देन वो उसको मास्टर करता है। अब बहुत सारे केसेस में मिक्सिंग इंजीनियर ही मास्टरिंग इंजीनियर्स होते हैं जो खुद कर देते हैं मास्टर आजकल। हाँ, एरिक है, शदाब हैं, और भी बहुत सारे इंजीनियर्स हैं। मिक्सिंग को ज़्यादा फोकस करता है, मिक्सिंग मास्टरिंग भी करते हैं, वो मास्टरिंग कर करते हैं। देता होगा वो। हाँ, लेकिन कुछ इंजीनियर्स हैं जो सिर्फ Mastering मास्टरिंग करते हैं। इंजीनियर होते हाँ। हैं, वो मिक्सिंग नहीं करते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास बड़े बड़े चीज़ें होती हैं मास्टरिंग के लिए, कंसोल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉनिटर्स, मॉनिटर्स ही मास्टरिंग मॉनिटर्स भी होते हैं अलग अलग। ये बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स से होते हैं, बहुत पैसा होता है जिनके पास, वो ये सब काम करते हैं। अगर आपके पास बजट ही नहीं है तो आप मास्टरिंग इंजीनियर लेके जाओगे, जितने में आपके 10 गाने बनेंगे उतने में वो एक मास्टर करके देगा। तो वो वाली बातें हैं। तो मास्टर कहते हैं ना, जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट, अब जैसे दांत हैं, हमारे 32 दांत होते हैं, अभी दांतों का डॉक्टर एक है, लेकिन रिसर्च ये कहती है कि हमारे हर दांत एक दूसरे से अलग हैं, इसमें इतनी अलग अलग चीज़ें हैं जो एक दांत और दूसरे दांत में बिल्कुल नहीं है। तो आने वाले टाइम में हमारे 32 दांत के 32 डॉक्टर होंगे, कि इस दांत का ये, इस दांत का ये, इस दांत का ये, सबके अपने अपने स्पेशलिस्ट। तो जितने ज़्यादा स्पेशलिस्ट होते जाएंगे उतना ज़्यादा परफेक्शन ऐड होता जाता है, कि इस दांत का यही डॉक्टर, तो यानी कि उसने पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक दांत पढ़ा है, एक दांत के बारे में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली उसकी नॉलेज उस पर्टिकुलर दांत के लिए कितनी ज़्यादा होगी। और एक डॉक्टर है जिसने 32 दांत पूरी ज़िंदगी में पढ़े, तो उसके लिए नॉलेज उसके अकॉर्डिंगली लिमिटेड होगी। क्योंकि वही वाली बात है, नॉलेज का तो ऐसा है कि आप कितनी भी ले लो कभी पूरी नहीं हो सकती, कितना भी पढ़ लो। तो वही वाली बात है, एक स्पेशलिस्ट अलग जब बन जाता है, मास्टरिंग इंजीनियर हो गया, मिक्सिंग इंजीनियर हो गया, तो वो एक अलग ही उस लेवल पे जा सकते हैं, अलग ही प्रोडक्ट उसका निकल कर आ सकता है। क्योंकि एक तो अलग अलग माइंड्स ऐड हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, अलग अलग दिमाग ऐड हो रहे हैं, है ना, और इक्विपमेंट्स अलग, वही जैसे मैंने कैरेक्टर्स, फ्लेवर्स, अब जैसे एक बंदा है, मिक्सिंग इंजीनियर्स का नेचर अलग है, मास्टरिंग इंजीनियर का नेचर अलग है, उसका टेस्ट अलग है। तो जब मिक्सिंग इंजीनियर ने काम करके दिया, मास्टरिंग इंजीनियर अपने फ्लेवर में उसमें कुछ ऐसा करके दे देगा, जादू हो जाएगा कि यार ये क्या ही बात आ गई। डायरेक्टर बताएगा ना कि क्या करना
ऑब्वियसली डायरेक्टर उसको सिर्फ एक वो गाइड देगा। अपने आप तो नहीं करता नहीं, मैंने क्या बोला, डायरेक्टर एक गाइड देगा, डीओपी है डायरेक्टर उसको बोला भाई मेरे को ये शॉट चाहिए, अब वो शॉट कैसे देगा वो तो डीओपी का कॉल है ना। अब हो सकता है डीओपी जो दे शायद उसको पसंद ना आए, कॉल तो ऑब्वियसली डायरेक्टर की होगी, लेकिन जो स्पेशलिस्ट इस पर्टिकुलर फील्ड में, जो कैमरा चलाने में स्पेशलिस्ट है, वो तो वो है ना। अब आप उसको नहीं सिखा दे कि ये कैसे करना है। अब मास्टरिंग इंजीनियर को वो नहीं बोलेगा कि भाई ये तेरे इक्विपमेंट में ये मास्टर कर, वो डाल, ये साउंड, ये सब वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा भाई मेरे को देखो ऐसा कुछ चाहिए, रेफरेंस देगा, आइडिया बताएगा, वो मास्टरिंग इंजीनियर उसको वैसा उसके आसपास की चीज़ बना के दे देगा। अब वो अच्छा लगेगा उसको तो वो डन हो जाएगा, अगर उसको कोई कमी लगेगी तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर उसको बोलेगा कि भाई इसमें थोड़ी सी कमी है, बात वो करके दे दो, ठीक है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है फिल्म डायरेक्टर के, फिल्म डायरेक्टर एंड म्यूज़िक डायरेक्टर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करते हैं। अब मिक्सिंग इंजीनियर जो है वो मिक्स करके मास्टरिंग इंजीनियर को दे रहा है, तो मास्टरिंग इंजीनियर फाइनल मिक्स करके सीधे डायरेक्टर को नहीं भेजेगा कि लो सर हो गया आपका काम, नहीं, वो भेजेगा म्यूज़िक डायरेक्टर को। म्यूज़िक डायरेक्टर सुनेगा, वो सब कुछ सुन के फाइनल करेगा, फिर वो म्यूज़िक डायरेक्टर भेजेगा फिल्म डायरेक्टर को, फिर फिल्म डायरेक्टर भेजेगा प्रोड्यूसर को। सही बात। तो ये चेन है। तो डिसीजन कहते हैं ना, एक का बॉस है, एक का बॉस है। हाँ। तो म्यूज़िक डायरेक्टर का बॉस है डायरेक्टर, और डायरेक्टर का बॉस है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो डिसीजंस उन पे डिपेंड करते हैं। अब म्यूज़िक डायरेक्टर का म्यूज़िक से रिलेटेड सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्यूज़िक डायरेक्टर की होती है, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने सुनी थी कि अगर कोई कह देता है कि मास्टरिंग में तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, तो वो बोलचाल की भाषा में है, बट टेक्निकली वो गलत है। वॉल्यूम क्या? एक एस्पेक्ट है, एक लाउडनेस एक पार्ट है मास्टरिंग है। का, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस ही नहीं है मास्टरिंग, उसके अलावा क्या होता है? बहुत कुछ होता है, वो मास्टरिंग में अच्छा, वो सीखेंगे। मास्टरिंग में सीखेंगे। और एक जो मैंने सुना है बहुत कि हम रेडियो के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं मास्टरिंग में, एक हम उसके लिए, बट सर सारे गाने तो हर जगह बज रहे हैं ना, तो मास्टरिंग इंजीनियर फिर अलग अलग एक्सपोर्ट करता रहेगा। मैंने बताया ना, देखो अलग अलग एक फाइल भेजेगा, वो नहीं। रेडियो पे भी बज रही है, वो टीवी पे भी आ रही है, वो हाँ। हमारे लेकिन Spotify पे अगर भी हम चल रही है। अलग अलग मास्टरिंग इंजीनियर अलग अलग एक्सपोर्ट निकाल रहा है, तो देखो रेडियो का जो साउंड है हाँ वो मेरे स्पीकर के साउंड से डिफरेंट है। बिल्कुल है। तो अगर मैं स्पीकर के लिए जो मैंने मिक्स किया है, यानी कि गाड़ी के लिए मान लो मैंने जो मिक्स किया है, या एक ले लेते, देखो दो प्लेटफॉर्म लेके चलते हैं, 3-4 प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। एक हो गया हमारा यूट्यूब यूट्यूब। या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हाँ। जो हमारे जनरली चलेंगे। अब यूट्यूब आप किस में चलाओगे, फ़ोन में हाँ। या फिर अपने लैपटॉप में। लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, ठीक है। तो इसके थ्रू आप सुनोगे ईयरफोन, हेडफोन या फिर स्पीकर के थ्रू, ठीक है। रेडियो, अब रेडियो कहाँ चलता है, रेडियो या तो रेडियोज़ में चलेगा, या फिर फ़ोन के रेडियो में, या फिर कार के रेडियो में, इन सब में, ठीक है। तो इन यहाँ पे जो चल रहे हैं कार वार, इन सब में जो चल रहा है वो साउंड तो वो रेडियोटिक ही आएगा ना, रेडियो ही साउंड आएगा ना, साउंड तो वो एग्जैक्ट उस क्वालिटी में नहीं देगा। तो क्योंकि वो रेडियो, वो एक एक अलग सिग्नल से आ रहा है, वो एक अलग वो ठीक है, पैटर्न से आ रहा है। बट हाँ सुन लो, तो जो हमारे पास जो इंजीनियर है, जो मास्टरिंग इंजीनियर है, उसका ये रोल है कि अगर वो आउट निकाल के दे रहा है अलग, तो वो इसलिए दे रहा है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेसिंग जो उसने की है, यानी कि EQ, जो लाउडनेस मैनेज किया है, जो कंप्रेशन किया है, या जो इस तरह की जो चीज़ें उसने मास्टरिंग में करी हैं, वो एक उसने आउट निकाल दिया जो प्रॉपर मास के लिए है, जो अलग अलग जगहों पे वो सुन लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, और एक निकाल दिया उन्होंने रेडियो के लिए। रेडियो का क्या हो गया कि रेडियो के फ्रीक्वेंसीज जो ज़्यादा हाईलाइटेड होती हैं, सॉन्ग को ऐसे मास्टर किया कि वो फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा एक्टिव रहें। यानी कि रेडियो में तुमने सुना होगा, रेडियो में सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं सुनाई देती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। तो उस अकॉर्डिंगली एक स्पेशलिस्ट, एक अलग तरीके से स्पेशलाइज्ड वे में मास्टर कर दिया रेडियो के लिए, कि रेडियो का जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो अपने बेस्ट पोटेंशियल में साउंड करे। हो सकता है जो उसने मास के लिए मास्टर किया है वो अगर वो रेडियो में चलाएगा तो उतना अच्छा शायद ना साउंड करे, तो वो रेडियो का एक अलग तरीके से कर देता है। अब थिएटर के लिए अलग मास्टरिंग हो जाती है कभी कभी क्या इनफैक्ट होती है कि थिएटर के लिए अलग, क्योंकि थिएटर में अलग सिस्टम है, अलग साउंड है, अलग प्रेशर है, तो उसके लिए अलग ही फील चाहिए, तो उसके लिए अलग आउट तो मास्टरिंग निकलती हैं। इंजीनियर कम से कम 3-4 ऑडियोज भेजेगा ना फिर तो म्यूजिक डायरेक्टर अगर को? म्यूजिक डायरेक्टर की डिमांड है तो मास्टरिंग वाले EQ वगैरह ये सब भी करते हैं? हाँ, EQ कंप्रेशन सब होता है मास्टर में। ओवरऑल में करेंगे तो खराब नहीं हो जाता है? नहीं होगा, वो सीखोगे जब पता चल जाएगा क्यों नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्सिंग इंजीनियर के बाद मास्टरिंग इंजीनियर करता है। कहता हूँ मास्टरिंग इंजीनियर का काम सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता है कि भाई हमारा वही मास्टरिंग का करना। 1 मंथ है ना, लास्ट वाला जो आप बता रहे थे? मास्टरिंग की बहुत आराम से, मतलब ज़्यादा नहीं, 3-4 क्लासेस में क्लियर हो जाएगा मास्टरिंग, अच्छा, यानी 1 वीक या की 1 है? वीक मान लो मैक्सिमम, अच्छा, ओके। क्योंकि 1 मंथ है कि सारा पूरा? कुछ हो जाएगा उसके बाद। मिक्सिंग में हम चीज़ें सीख जाएंगे, हाँ हाँ, मास्टरिंग बस का तो मास्टरिंग में बताएंगे अप्लाई वो करना है, क्या बस एक पैटर्न लगी, मिक्सिंग में अलग तरीके नज़रिए से से मिक्स करेंगे। करते हैं और मास्टरिंग में अलग नज़रिए से देखते हैं बस, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा।
उसमें तो 3 4 5 क्लासेस में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, और हम किसी भी तरह का सॉन्ग मास्टर कर सकते हैं। मास्टर कर सकते हैं। चलो। अब कितने लेवल का, किस क्वालिटी का, वो तुम्हारी प्रैक्टिस पे, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है ना। और क्या है, नेक्स्ट है लोकेशन साउंड इंजीनियर। अब देखो लोकेशन साउंड इंजीनियर जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो लाइव शो मैंने आगे लोकेशन साउंड रिकॉर्डर्स भी लिखा होगा हाँ। तुम्हें, है ना। बूम माइक ऑपरेटर लिखा है, फिर लाइव साउंड इंजीनियर है। हाँ फिर live देखो sound लोकेशन engineer। में जो जैसे लोकेशंस हैं, जो जो तुमने एक निकाला था, अब जैसे मान लो एक मूवी है, वो अलग अलग लोकेशंस में ऑब्वियसली शूट होगी, हाँ। अलग अलग जगह में शूट होगी। हाँ। तो उन पर्टिकुलर लोकेशन में जो साउंड ऑपरेट करेगा, जो साउंड को रिकॉर्ड करेगा, जो साउंड को मैनेज करेगा, उसको हम लोकेशन साउंड इंजीनियर बोलते हैं। बेसिकली मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक लोकेशन में मेरे पास जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो सिंग साउंड इंजीनियर्स भी होते हैं, उनको सिंग साउंड इंजीनियर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, एज इट इज़ उस लोकेशन में साउंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं। Sing तो sound इसको आप लोकेशन साउंड रिकॉर्डर्स भी बोल सकते हो, और इंजीनियर भी बोल सकते हो, और तुम्हारा अलग अलग ये सारे नाम आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बूम ऑपरेटर एक ऐसा बंदा होता है जो सिर्फ और सिर्फ बूम को ऑपरेट करता है, यानी कि एक बूम, एक रॉड होती है, ठीक है, जिसके अंदर एक माइक लगता है, जिसको बूम माइक बोलते हैं, ठीक है। वो उसको ऑपरेट करता है कि जैसे एक करेक्टर पर डिसाइड हो जाएगा कि ये करेक्टर है, इस तरह से लेना है, ठीक है। अब जो बूम रिकॉर्डिंग है, देखो दो केसेस होते हैं। लोकेशन साउंड इंजीनियर चाहे डबिंग हो या फिर डबिंग ना हो, वो वहाँ पे रहता है। हाँ वो तो है। क्यों रहता है, क्योंकि मान लो एक फिल्म है जो जनवरी को शूट हुई पर्टिकुलर एक्टर्स के साथ, जनवरी को वो शूट हुई। अब वो शूट होने के बाद, शूट ही वो मार्च तक ख़त्म होगा उसका, उसके बाद मई या फिर नवंबर तक मान लो उसका एडिट वेडिट में लग गया टाइम, सारा कुछ एडिट होगी फाइनल। अब उसका साउंड डिज़ाइन होगा, देन उसकी डबिंग अबिंग स्टार्ट होगी। तो जनवरी या नवंबर में कितने मंथ का गैप आ गया, ऑलमोस्ट 11 मंथ का गैप, ऑलमोस्ट 11 मंथ का गैप आ गया। तो 11 मंथ का गैप अगर हमारे पास कोई एक ऐसा ट्रैक, यानी कि वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं होगी ऑन सेट की, जो उसने जिस इंटेंसिटी, जिस चीज़ में उसने बोला, जिस एक फ्लो में, जिस एक इंटेंसिटी में उसने बोला, वो सब अगर हमारे पास नहीं होगा, तो वो 11 महीने बाद क्या वो एग्जैक्ट चीज़ अचीव कर पाएगा, नहीं। तो इसलिए वो हमें रिकॉर्डिंग चाहिए। तो उस रिकॉर्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, उन ट्रैक्स को क्या बोलते हैं हम, पायलट ट्रैक। उस पर्टिकुलर उस ट्रैक्स को हम पायलट ट्रैक बोलते हैं, कि वो रेफरेंस ट्रैक होता है बेसिकली, ठीक है। तो लोकेशन रिकॉर्डर्स जो होते हैं वो रहते हैं एक बूम ऑपरेटर के साथ, जो अलग अलग इन लोकेशंस में जाके साउंड को एज अ रेफरेंस रिकॉर्ड करते हैं एक अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे ही उनको परफेक्ट साउंड निकालने का वो नहीं है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि साइलेंट वाइलेंट वाला सीन नहीं है कि कंस्ट्रक्शन रुकवाओ, ये नहीं। वो करेंगे जो सिंग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो बिल्कुल लाइव, मतलब वही फाइनल रिकॉर्ड जो कर रहे हैं, वो उनको सब मैनेज करना है, सब कंट्रोल करना है। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं, उनका इतना बड़ा रोल नहीं है, वो बस माइक लगाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और वो डबिंग के टाइम जो साउंड डिज़ाइनर है उसके पास सब होता है रेफरेंस के लिए, वो सुनते हैं, रेफरेंस ट्रैक होता है वो। तो रेफरेंस ट्रैक को हम पायलट ट्रैक भी बोलते हैं। क्लियर है, आगे क्या है, लाइव साउंड इंजीनियर। लाइव साउंड हो गया आपके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, ठीक है, या लाइव जितने भी कॉन्सर्ट्स शोज़ होते हैं अलग अलग तरह के, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे प्ले भी अगर बड़े स्केल में हो रहा है, तो मतलब बेसिकली जो लाइव शोज़ होते हैं, कॉन्सर्ट्स वगैरह, इनमें जो एक लाइव जो इंजीनियर होता है, इंजीनियर साउंड, यानी कि उसमें जितना भी साउंड का सारा काम है, मान लो एक अरिजीत का कॉन्सर्ट है, तो उसमें पूरा एक साउंड कई सारा रोल है, आवाज़ नहीं आएगी तो कोई देखेगा ही नहीं, सिंगर होगा ना। तो उसमें सारा डिज़ाइन करना कि कहाँ पे कौन सा स्पीकर लगाना है, कहाँ पे किस तरह के माइक यूज़ करने हैं, किस तरह का ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें क्या करता है लाइव साउंड इंजीनियर। यानी कि वो पूरे लाइव को मैनेज कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है पूरे साउंड को, कि माइक से कैसी आवाज़, ये सारी चीज़ें कर रहा है वो, ठीक है। क्लियर है। अब एक होते हैं लाइव मिक्सिंग इंजीनियर्स। लाइव मिक्सिंग इंजीनियर्स का क्या काम है, जो भी 20-30 अलग अलग ट्रैक स्टेज बंदे हैं जो प्ले कर रहे हैं, उनको लाइव मिक्स करना, कि बैलेंस करना, कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को ना खाए, होता है ऑब्वियसली, एक चीज़ दूसरी चीज़ को ना खाए, ठीक है। EQ करना, कंप्रेस करना ऑन सेट, ऑन लाइव, बिल्कुल लाइव कॉन्सर्ट में, स्टेज के, वो स्टेज के सामने होते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन में। पहले से ही होती है प्लेलिस्ट की क्या बजेगा, ताकि उसे पता हो कि अब इस गाने में ये होएगा। ऑब्वियसली इनके सबके अपने पर्सनल इंजीनियर्स होते हैं, टेक्निकल रन थ्रू भी करते हैं कॉन्सर्ट्स जो हमारे वो होते हैं ना, जो साउंड चेक यही होता है, मिक्सिंग होती है पूरी, कि अलग अलग के मतलब इंस्ट्रूमेंट के
डिज़ाइन हो जाते हैं सॉन्ग के अकॉर्डिंगली भी। हाँ ऑब्वियसली उनके पास सारा कुछ होता है कि ये सॉन्ग ऐसा सॉन्ग है, इसमें ये साउंड ज़्यादा आएगा, इसमें ये साउंड नहीं आएगा, उनके पास पूरा एक ब्लूप्रिंट टाइप कह लो होता है जो वो उसको फॉलो करते हैं मिक्सिंग इंजीनियर्स। रन थ्रू भी मैंने सुना हाँ होता है। टेक्निकल रन थ्रू यही हो गया कि टेक्निकल रन थ्रू की साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हाँ। खराबी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें साउंड चेक में ही सारा खेल हो गया हम्म, है ना। और ये सारी चीज़ें करके वो बाहर से सुनाई देता है। अब ये लाइव साउंड इंजीनियर और मिक्सिंग इंजीनियर एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ठीक है। अलग अलग हैं तो साउंड इंजीनियर का काम है अलग अलग माइक चूज़ करना, साउंड को अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसे मैनेज करना, और मिक्सिंग इंजीनियर का काम सिर्फ और सिर्फ उन ट्रैक्स को एक साथ मिक्स करना है, ठीक है। और अगर मिक्सिंग इंजीनियर साउंड इंजीनियर एक ही है तो वो दोनों चीज़ें साथ में करेगा। आपने करा सर कभी लाइव? लाइव मैंने स्टार्टिंग में कुछ कुछ मतलब ज़्यादा कोई बड़ा नहीं इतना कुछ किया था, एक दो किया था, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया था लाइव में, क्योंकि जो या तो जो बड़े बजट्स होते हैं उनमें तो जब भी चलो ऑप्शंस चीज़ें होती हैं, बट इस जो एक स्टार्टिंग है उसमें लाइव में इतना फील नहीं है, क्योंकि एक तो इतने अच्छे आर्टिस्ट नहीं मिलते सबसे पहली बात, कि सारे भाई ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, ये वाला सीन चलता है क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो मेरे को मतलब मैंने ज़्यादा नहीं, मैं स्टार्टिंग में मैं ट्राई अलग अलग चीज़ें कर रहा था कि देखता हूँ कहाँ मज़ा आता है कहाँ नहीं आता, 2-3 मैक्सिमम किए थे, उसके बाद मैंने कहा भाई मेरे को नहीं करना। लोकेशन साउंड भी मैंने किया है, लोकेशन तो मैंने काफ़ी किए, मतलब इनफैक्ट एड्स वगैरह के लिए वो भी किया, लेकिन उसमें भी मेरे को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो क्रिएटिव काम में मज़ा है ना, ऑल्दो है ये भी, लेकिन ये इस पे हम नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये दूसरे बंदे के हाथ में, क्रिएटिविटी दूसरे बंदे के हाथ में, हम सिर्फ उसको एनहांस करके या बेसिकली उसको बस लोगों तक पहुंचा रहे हैं अपने थ्रू, और जो हमारे हाथ में क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिव अलग ही होती है। तो फिर इन सब में मज़ा नहीं आया, ये तो अलग है। अलग चीज़ें ट्राई करी फिर मज़ा नहीं आया। आगे क्या लिखा है? लाइव साउंड रिकॉर्डिस्ट। लाइव साउंड रिकॉर्डिस्ट वो होते हैं जो लाइव साउंड्स को रिकॉर्ड करें, जैसे वो कॉन्सर्ट हो रहा है उस सारे कॉन्सर्ट को लाइव रिकॉर्ड करना, कोई माइकिंग लगाना और रिकॉर्ड करना। अब वो साउंड इंजीनियर भी हो सकता है, हाँ। और इनफैक्ट वही होते हैं, और वो एक अलग स्पेशलिस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट भी हो सकता है लाइव, जो वहाँ की स्पेशलिटी में होगा, ठीक है। अब वो साउंड इंजीनियर ही बेसिकली होते हैं, इतना भी स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए होता है कि एक अलग ही बंदा बिठाते हैं रिकॉर्डिंग बटन दबाने के लिए, ऐसा नहीं होता, वही बंदा करता है सब, और मिक्सिंग इंजीनियर सारा मिक्स कर देता है। अब ये तीनों एक बंदे भी हो सकते हैं, अलग अलग बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है। सारी फील्ड्स होगी क्लियर, किसी में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट वही था प्रोग्रामर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में। हाँ ये क्लियर है। अब हम एक चेन की बात करते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे। कि एक सॉन्ग को लेते हैं पहले, सबसे पहले कि एक सॉन्ग हमारा बन रहा है, सॉन्ग सबसे पहले या तो लिरिक्स लिखे जाएंगे या फिर सॉन्ग राइटिंग होगी, देन उसके ऊपर लिरिक्स लिखे जाएंगे। हम केस लिखते हैं कि लिरिक्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, मेरे अच्छा। पास आए, ओके। मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, मेरे पास लिरिक्स लिखकर आए, अब मेरा सबसे पहले क्या काम है, उस लिरिक्स को कंपोज करना, ठीक है। उस पर्टिकुलर जो भी मैं मूड चाहता हूँ, जो भी मैं फील चाहता हूँ, उस फील पे उस पूरे लिरिक्स को मैंने कंपोज कर दिया, यानी कि अब जो मेरी पूरी कॉम्पोजिशन है वो रेडी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ऑब्वियसली उस कॉम्पोजिशन पे म्यूज़िक बनाना है, म्यूज़िक बनाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, या तो अगर मैं खुद एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ तो म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा खुद ही कंपोजिंग के बाद, ठीक है। या फिर मैं एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर को हायर करूँगा, ठीक है, जो क्या करेगा, म्यूज़िक प्रोग्राम एंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अलग 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 चीज़ों से प्रोड्यूस कर रहा है म्यूज़िक प्रोग्रामर। जैसे मान लो एक सॉन्ग है जिसमें 50 अलग अलग ट्रैक हैं, 50 में से 15 ट्रैक्स ऐसे होंगे जो म्यूज़िक प्रोग्राम होने हैं, बाकी के 25 जो 35 ट्रैक बचे वो मैं लाइव रिकॉर्ड करवाऊँगा, ठीक है। तो बंदा कौन होगा म्यूज़िक प्रोग्रामर, वो मैंने चूज़ किया, मैंने एक म्यूज़िक प्रोग्रामर हायर किया, उससे 15 ट्रैक प्रोग्राम करा लिए, प्रोड्यूस करवा लिए, या फिर अगर वो मैं खुद हूँ तो मैंने खुद प्रोड्यूस करके प्रोग्राम कर लिया, ठीक है। एक काम हो गया। अब बचे हुए जो लाइव जो मैंने इंस्ट्रूमेंट डिसाइड किया मैं सब डिज़ाइन कर लूँगा, कि अगर मैं अब इस केस में मेरे को एक अरेंजर की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब कौन आ गया, एक अरेंजर की इन्वॉल्वमेंट, की भाई यार ऐसा ऐसा गाना है, अब बताओ कैसे अरेंज करना है। इनफैक्ट म्यूज़िक प्रोग्रामर से पहले अरेंजर आ जाएगा, कि वो आपको बताएगा कि यहाँ पे हम ये ले सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें अरेंज कर सकते, इस तरह से हम अरेंज करके इस गाने को बना सकते हैं, ठीक है। और अगर वो मैं खुद ही अरेंजर हूँ तो मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा अरेंज करके डिज़ाइन कर लूँगा, एंड देन प्रोग्रामर हायर होगा, देन रिकॉर्डिंग होके उसका हो जाएगा। और इन द वाइल जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे भी क्या होता है कि अरेंजमेंट्स में चेंजेस छोटे छोटे हम लोग करते रहते हैं, कि यार ये ना अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम कर तू ऐसा ले, एक काम कर वैसे ले। तो वो अरेंजमेंट्स जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस है, जब तक गाना नहीं बन जाता तब तक हम अरेंजमेंट्स में आगे पीछे खेलते रहते हैं, चीज़ें चेंज करते रहते हैं, ठीक है।
फिर लाइव इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जितने भी हैं हमारे सारे आर्टिस्ट जो हैं उनको बुलाएंगे, अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उनको रिकॉर्ड करेंगे। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। साउंड रिकॉर्डिस्ट एंड स्टूडियो में हमने रिकॉर्ड कराया, अलग अलग आर्टिस्ट को रिकॉर्ड कराया, सारा डेटा मेरे पास आ गया। अब मेरा सारा जो म्यूज़िक है वो पूरा डिज़ाइन, मेरा पूरा म्यूज़िक अरेंज, पूरा म्यूज़िक प्रोड्यूस हो चुका है। यानी कि अब मेरा जो सॉन्ग है वो पूरा, उसका पूरा म्यूज़िक बन चुका है, कॉम्पोजिशन कंप्लीट है, लिरिक्स कंप्लीट है, म्यूज़िक कंप्लीट है। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को उसको मिक्स करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको एक मिक्सिंग इंजीनियर हायर करूँगा, एक मिक्सिंग इंजीनियर के पास उसकी सारी फाइल्स भेजूँगा, उससे बात करूँगा, उसको समझाऊँगा कि मैंने ये गाना बनाया, इस पर्पज़ के लिए बनाया, इन पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाया, इस तरह का मैं चाहता हूँ। उसको रेफरेंसेस दूंगा, कुछ आइडियाज़ दूंगा कि इस तरह का अगर कुछ हो जाए, हो सकता है कुछ प्री मिक्स हो, क्या सकता है प्री मिक्स दूंगा ही, क्योंकि जब मैं अरेंज करूँगा मैं भी तो एक ऐसा तो है नहीं सबको एक ही एक लेवल में डाल दूंगा तो खिचड़ी हो जाएगी ना। जैसे हाँ, तबले को मैं एक लेवल पे रखूँगा, गिटार को एक लेवल पे, मैं अपना जो मेरा एक फील है मैं वो बेसिक मिक्सिंग तो हम करते जाते हैं ऑन रिकॉर्डिंग भी, वो सब करके उसको एक वो भी देंगे ट्रैक कि इस तरह का रहेगा चीज़, ठीक है। फिर मिक्सिंग इंजीनियर क्या करेगा? मिक्सिंग इंजीनियर उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेगा, सारी चीज़ करेगा। फिर मैं ही हो सकता है कि एक मास्टरिंग इंजीनियर हायर करूँ, अगर वो मिक्सिंग इंजीनियर मास्टरिंग नहीं करता है तो, या मैं चाहता हूँ कि इसमें एक अलग लेवल की मास्टरिंग हो, तो मैं एक मास्टरिंग इंजीनियर हायर करूँगा, वो मिक्सिंग ट्रैक को वो मास्टरिंग इंजीनियर पे भेजेगा, मास्टर होकर ट्रैक फिर मेरे पास आएगा, मैं उसको सुनूंगा अच्छे से। अगर कोई पहले मिक्सिंग सुन, मतलब ओवरऑल मेरे पे मास्टर्स ट्रैक्स में फाइनल सुनूंगा, मैं मिक्सिंग नहीं सुनता हूँ, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर मिक्सिंग नहीं सुनेगा, वो सीधे मास्टरिंग इंजीनियर पे आके मास्टर फाइल आएगी, फाइनल आउटपुट आएगा म्यूजिक डायरेक्टर के पास। अब वो कुछ केसेस होते हैं जब मिक्सिंग इंजीनियर और मास्टरिंग इंजीनियर साथ में कोलैब कर लेते हैं, या फिर डायरेक्टर जो होता है वो अलग से हायर कर लेता है, या फिर मिक्सिंग इंजीनियर और मास्टरिंग इंजीनियर एक ही होते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है मुंबई में ना, प्रीतम या फिर AR रहमान जो बड़े स्टूडियोज हैं, उनके ही स्टूडियो में सारे लोगों को बिठा के एक साथ काम कराते हैं। हाँ, तो कुछ सॉन्ग्स ऐसे भी होंगे कि जहाँ पे मैं खुद बैठ के हाँ। मिक्सिंग करूँगा अगर मेरे को लगता है मेरी ज़रूरत है वहाँ पे, या कुछ ऐसे भी सॉन्ग्स होते हैं जहाँ मैं बस उनको गाइड बता देता हूँ, उनको ऐसे चीज़ें चाहिए, वो खुद अपने आप कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है सॉन्ग्स एंड सिचुएशन पर, अगर मेरे को लगता है मेरी ज़रूरत है वहाँ पे, क्योंकि टाइम इज़ मनी वाली बात है कि इधर बैठूंगा तो दूसरा काम कब करूँगा। अगर मेरे को लग रहा है सेंड करेंगे तब तक प्रोड्यूसर की एक गाली आ और, जाएगी हाँ कि एक भैया और कहाँ गाना रहा? अभी बना सकता हूँ, जब तक ये मिक्सिंग होगी तब तक मैं दूसरा काम, जैसे प्रीतम के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठे जाके, वो अपने एक असिस्टेंट को, नहीं वो एक मिक्सिंग इंजीनियर हायर करेगा, उसके साथ एक बार मिल के उसको बता देगा या फ़ोन पे बता, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया तो सब फ़ोन पे ही हो जाता है कि भाई ऐसा 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 मिक्स करना है कर दो, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो एक असिस्टेंट को भेज देगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो फाइनल आउटपुट पे वो खुद चला जाएगा 5 मिनट के लिए सुनने के लिए, क्या है क्या नहीं है बता दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होके मिक्सिंग इंजीनियर मास्टर होके एक मेरे पास आएगा फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट। फिर मैं उसको सुनूंगा, अगर मेरे को कुछ चेंजेस, मेरे को कुछ कमी लगेगी, ऑल्दो इतने प्रोफेशनल्स होते हैं मिक्सिंग और मास्टरिंग इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अगर कोई सजेशंस होते हैं जैसे कि मिक्सिंग वाले के, जैसे मान लो मैंने कोई गाइड दी है कि भाई मैं इस तरह का चाह रहा हूँ, लेकिन मिक्सिंग इंजीनियर जब उसको मिक्स कर रहा है उसको समझ में आ रहा है कि ये उस तरह का तो नहीं बनेगा, तो हो सकता है वो मेरे को बताए कि जो आप चाह रहे हो उस तरह का इसमें फील नहीं आ रही है, वाइब नहीं आ रही है, हम कुछ इसमें ऐसे कर लें वैसे कर लें, वो सजेशंस देगा, मैं उस सजेशंस को लूँगा और उसको हाँ बोलना होगा हाँ बोलूँगा, ना बोलना होगा ना बोल के उसको कर दूँगा। फिर फाइनल प्रोडक्ट मैं सुनूंगा, उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए तो उनको बोलूँगा, नहीं हुए कुछ चेंजेस तो मैं उसको सीधे फिल्म डायरेक्टर के पास भेजूँगा। फिर फिल्म डायरेक्टर सुनेगा, फिल्म डायरेक्टर को अगर कुछ चेंजेस लगेंगे तो वो म्यूज़िक डायरेक्टर को बताएगा, म्यूज़िक डायरेक्टर वही चीज़ फिर मिक्सिंग में मास्टरिंग में ये सब बताएगा, चेंजेस होकर वापस फाइल आएगी, फिर वो डायरेक्टर के पास जाएगी, फिर डायरेक्टर डन करेगा तो वो प्रोड्यूसर के पास जाएगी, फिर अगर प्रोड्यूसर को कुछ लगेगा तो वो डायरेक्टर को बताएगा, फिर डायरेक्टर म्यूज़िक डायरेक्टर को बताएगा, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर ऐसे 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 आता जाएगा, चलता रहेगा गाना, और फिर एंड में जाके एक टाइम ऐसा आएगा कि गाना डन हो जाएगा। अब कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बीच बीच में उंगली भी करते हैं, जैसे आमिर खान, सलमान तो बहुत ज़्यादा, सलमान इन लोग, आमिर खान तो चलो तब भी आर्टिस्टिक थोड़ा उसकी सेंस ज़्यादा अच्छी है, उसको पता है क्या सही है क्या नहीं, तो वो इन्वॉल्व रहता है हर चीज़ में। जैसे मैंने बहुत सुना है कि आमिर खान गानों में बैठता है साथ में काम करवाने पे, कि अगर वो पैसा लगा रहा है तब तो बैठेगा ही, वो तो प्रोड्यूसर है, पैसा नहीं लगा रहा है तब भी वो बहुत इन्वॉल्व होता है कि इसका रोल रखो, इसका हटा दो, उसको हटा दो, मतलब मैंने सुना है, पता नहीं सच है नहीं है, र्यूमर्स होते हैं, तो ये सुना है। सलमान खान का तो क्या, उसके पास वो आर्टिस्टिक सेंस नहीं है, आमिर खान जो हटा रहा है या कर रहा है उसके कॉल से, सलमान खान का अपने रीजंस होंगे जो भी है। तो बेसिकली कुछ एक्टर्स होते हैं जो वो इन्वॉल्व होते हैं, अब ऑब्वियसली एक इतना बड़ा एक्टर है तो वो इन्वॉल्व होगा क्योंकि जा तो उसी के ऊपर रहा है ना गाना, ये सारी चीज़ें, तो उनको भी भेज देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा नया न्यू कमर है या फिर चलता फिरता है तो उसको ज़रूरत नहीं समझते, उसके बाद फाइनल आउट जाता है और बात ख़त्म हो जाती है। कुछ कह भी तो 4 गाली हाँ, वो बस सजेशन, वो अगर चाहें तो डायरेक्टर भेज देते हैं कुछ कि भाई ये गाना है सुनो, कुछ कमी लग रही तो बता, मतलब वो कहते हैं ना अलग अलग राय लेने के लिए भेज देते हैं, अगर वो कुछ उसको लगेगा वो सजेस्ट कर देगा, लेकिन अगर वो डायरेक्टर को नहीं लग रहा तो वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा पागल है तो चुप रहे।
लेकिन अगर बड़े एक्टर ने बोल दिया कि भाई ये चीज़ गड़बड़ है, मेरे को कुछ इसमें ठीक करके दो, तो वो करके देगा। जैसे कि गजनी का जब ए आर रहमान गाने बना रहा था, उसकी वो भी पड़ी है, देख लेना बिहाइंड द सीन्स। गजनी के गाने में ए आर रहमान है, सोचो। और आमिर खान शायद गजनी का प्रोड्यूसर भी नहीं था, प्रोड्यूसर भी नहीं था, लेकिन स्टूडियो में आमिर खान ने साथ में बैठा था, लिरिक्स लिख रहा था तब भी बैठा था, और बैनी दयाल जब गा रहा था तब भी बैठ के उसने पूरा उसको बताया कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ये चेंज करो। तो वो आमिर खान भी चेंजेस कर रहा था, और कुछ चेंजेस अच्छे किए हैं उनने इनफैक्ट। जैसे कुछ चीज़ें तो होते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो पसंद नहीं, जैसे ए आर रहमान को मेरे को पता है पसंद नहीं आ रहा होगा वो बिहेवियर कि भाई तू क्यों बता रहा है, अपना काम कर जाके। मैं तो नहीं बता रहा तेरे को एक्टिंग ऐसी करनी है वैसी करनी है, तो क्यों मेरे को बता रहा है म्यूज़िक कैसे बनाओ। तो कुछ लोग होते हैं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और कभी कभी होता है कि किसी की इन्वॉल्वमेंट से कोई चीज़ बहुत अच्छी निकल आती है। जैसे कि अमित त्रिवेदी ने जब वो गाना बनाया था, अभी एक मूवी आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, उसमें आमिर खान, वो तो चलो प्रोड्यूसर था, उसका तो राइट था वहाँ पे बैठना, लेकिन आमिर खान ने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ दिए थे जिसकी वजह से गाने बहुत अच्छे आए। जैसे वो फॉल्सेटो का उसने एक आइडिया दे दिया था कि हम इसको अगर ऐसे लें, स्केल चेंज करके, तो बहुत अच्छा आएगा, और वो अमित त्रिवेदी ने किया तो बहुत अच्छा हो गया लिटरली गाना। तो आइडिया कभी कभी ऐसे क्लिक हो जाते तो लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खाली पीली उंगली करने के लिए बैठ जाते हैं कि हम भाई पावरफुल है तो हम बैठेंगे, पैसा लगा रहे हैं, जिनको नॉलेज घंटा नहीं होती कुछ, लेकिन करते हैं। और कुछ लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर उसको अच्छा बनाने के लिए करते हैं, और वो फिर ओवरऑल प्रोडक्ट जेन्युइन आता ही है, वो दिख जाता है कि यार कुछ है इसमें बात है। ठीक है, तो क्लियर है, रिकॉर्डिंग का करा, रिकॉर्डिंग क्लियर होगी, कोई डाउट किसी को? सर एक वैसे मतलब ओवरऑल ये डाउट था कि जैसे हम स्टार्टिंग से यही सुन रहे थे, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि 6 महीने, आप भी कह रहे हो, पंकज सर भी कह रहे हैं कि कम है, नो डाउट कम होंगे भी, क्योंकि म्यूजिक तो वैसे भी लाइफ टाइम एक प्रोसेस होता है। तो इन 6 महीने का आप एक ब्लूप्रिंट दे सकते हो, हम किस दिन क्या करने वाले, किस महीने क्या करने जो आपके पास कोर्स है ना, वो पूरे 6 महीने में हमें कवर करना है। ठीक है, अब उससे ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें ज़्यादा ही होंगी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं जाएगा कि देखो ये सब टॉपिक ऑब्वियसली कोई नहीं छूटेगा ये सब, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि यार इसी स्ट्रक्चर से चलेंगे, उसी स्ट्रक्चर से चलेंगे, क्योंकि ये वो वाली बात है ना। अब ऐसा नहीं है कि स्कूल होते हैं जो 9th क्लास 10th क्लास वाला सीन नहीं है। अब इसमें क्या है, ये आपके अकॉर्डिंगली आपको जज करके मैं मूव करूँगा। अगर मेरे को लगेगा कि भाई ये बंदे थोड़े स्मार्ट हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम थोड़ा स्पीड भी ले जाएंगे। जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में बहुत स्लो चलूँगा, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ूंगा, ताकि कोई चीज़ छूटे ना। लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ें हैं वो पूरी कराई जाएंगी, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो इस टाइम पे हो जाएंगी, उस टाइम पे हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो निकल भी जाए और हमें समझ ना आए, तो वो आपका कॉल है कि अगर वो, फिर आपका फॉल्ट है कि अगर कोई चीज़ ऐसी निकल रही है जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो आपको वो पूछनी है कि हमें समझ नहीं आ रही है। मुझे ये रियलाइज तब हुआ जब आपने कहा कि आज कंप्रेशन करे, तो मुझे लगा यार EQ तो अभी हमने शुरू ही किया, तो वो तो हमें ढंग से समझ नहीं आया, तो कंप्रेशन तो EQ और कंप्रेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि है ना, अलग अलग। हाँ, तो हम अलग कर सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बोलूँ EQ आपका नहीं हो रहा, मैं आपसे बोलूँ आओ मिक्सिंग सीखें, तब मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मिक्सिंग EQ के बाद का स्टेप है, लेकिन EQ एक अलग चीज़ है, कंप्रेशन एक अलग चीज़ है। तो अगर हम कंप्रेशन सीखेंगे तो उसका EQ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि EQ काम करता है फ्रिक्वेंसीज पे, और कंप्रेशन काम कर रहा है आपके डायनेमिक्स पे, एम्पलीट्यूड पे। तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि हमें वो चलना पड़ेगा। अब अगर वो EQ करा रहे हैं, मैं कंप्रेशन करा रहा हूँ, तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर मैं EQ कराऊंगा, वो भी EQ करा रहे हैं, तो फिर वो है कि एक ही चीज़ दो लोग कराएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो कंप्रेशन मेरा हो गया, EQ सर ने करा दिया, तो हमारे 2 टॉपिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कवर हो गए। ठीक है, तो फिर हम आगे मूव कर सकते हैं। बाकी के जो इफेक्ट्स हैं, बाकी की जो चीज़ें हैं, रिवर्ब, डिले, इन सब पे हम आगे जा सकते हैं। सब डिफरेंट है एक दूसरे से, कितनी चीज़ें हैं सर? बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कोई काउंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिवर्ब हैं, डिले हैं, देखो ना यहाँ पे कितना कुछ है। ये सब बताए जाएंगे। मेजॉरिटी डिले है। अब ये डिले के इतने सारे इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। अब EQ क्या होता है, बेस अलग से क्यों है? बेस तो EQ में अलग। ये सब बेसिकली ये अलग अलग, जैसे बेस है यहाँ पे, इसमें नहीं है, बाकी जैसे ड्रम्स हैं, गिटार हैं, ये सब क्या है, ये इन सब के ना कुछ कुछ अपने वो बना रखे हैं इन्होंने, कुछ कुछ अलग प्लगइन्स बना रखे हैं जो कि उस पर्टिकुलर, जैसे गिटार है उसका प्रीसेट्स होंगे उसको एनहांस करने के लिए। अब इसके अंदर भी एल्गोरिदम जो यूज़ की होगी, EQ, कंप्रेशन, इन सब में ऑलरेडी चल रही होंगी, बट ये एक सबका मिक्सचर बना के दे दिया, इजी टू यूज़ है कि आपको कोई एक पैच लगाना हो, डायरेक्ट लगा दो, थोड़ा साउंड में मज़ा आ जाएगा, एनहांस हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। मेजर चीज़ एक बार सर वही खोलना दोबारा वही। अब जैसे बेस है, अभी बेस के अंदर ये सारे बेस के अलग 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 प्लगइन्स हैं, जो आप अगर बेस को ट्रीट कर रहे हो तो इसको यूज़ करके भी ट्रीट कर सकते हो। बोल तो रहा हूँ, जो आप EQ, कंप्रेशन, इन सब में, रिवर्ब,
डिले, इन सब के थ्रू जो कर रहे हो वही एक इन्होंने सिंपली एक प्लगइन बना के दे दिया है, इजी टू यूज़, कि उसके अंदर सब मिल गया है, आप अब बस उसमें डालो, उसको बस सेट कर दो। जैसे इसमें तो आते तो प्लगइन देखो सबसे पहले आपकी ऑब्वियसली EQ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्रेशन है ना। उसके बाद कंप्रेशन, देन इफेक्ट्स आ गए सारे, रिवर्ब, डिले, एको एंड सारी चीज़ें, देन हमें ये सारे ऑटोमेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें समझनी है। तो बेसिकली मेन और कुछ वैसा नहीं है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन घुमा फिरा के जो बात आती है वो ये आती है कि फ्रिक्वेंसीज एंड डायनेमिक का ही सारा रोल है। तो जो प्लगइन्स है, जो चीज़ें जो फ्रिक्वेंसीज के लिए इन्वॉल्व हैं वो जैसे EQ वगैरह हो गए वो, एंड जो डायनेमिक्स के लिए इन्वॉल्व हैं वो हो गए हमारे जैसे कंप्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें। तो हैं वही सब घूम फिर के एक ही चीज़, पर अलग 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 रोल में इनको यूज़ किया जाए। जैसे मिक्सिंग में इनका अलग यूज़ है, डिज़ाइनिंग में इनका अलग यूज़ है, ठीक है। तो वही वाली बात है, वो अलग अलग यूज़ भी हम सिखाएंगे, पहले EQ सिखाएंगे, फिर मिक्सिंग में कैसे यूज़ करना है, एंड डिज़ाइनिंग में कैसे यूज़ करना है, मास्टरिंग में EQ कैसे करना है, ये अलग 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 रोल है, ठीक है। ये सारी तो चीज़ें। इस वीक आप वैसे कौन सा मतलब टॉपिक्स लेने वाले हो इस वीक? इस वीक मैं कंप्रेसर सोच रहा हूँ कि कंप्रेसर कर लें, क्योंकि अब ऑलरेडी 2 मंथ होने वाले हैं तुम्हारे, हाँ वही है ना? सोच रहा था, 11 नवंबर तो हो ही गई है। हाँ, तो 2 मंथ में कंप्रेसर वगैरह आ जाएगा, तो हम हाँ। फिर 3rd मंथ में जाके मिक्सिंग वगैरह पे मूव कर पाएंगे, तब जाके हम 4th में प्रोडक्शन वगैरह का साथ साथ मतलब लगा के फिर हम कुछ गाने वगैरह प्रोड्यूस करके उसका फाइनल निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर एंड में फिर भगदड़ होगी, वो फ़ायदा नहीं कल है। भी एक्चुअली मैं बैठ के कुछ बना इसको रहा बंद था। कर देता हूँ फिर ये क्लास का ना। कल भी मैं